चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का क्लास। तो फटाफट जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, आज हम लोग ऑटोमोबाइल ट्रेड। अब ऑटोमोबाइल ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड आती है बच्चों? आज इसमें आती है डीजल मैकेनिक हो गया, हीट इंजन हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया और ट्रैक्टर मैकेनिक व्हीकल। देखो बच्चों, जिसका भी जीडीसी का एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम है, वो सारे के सारे बच्चे आज 75 क्वेश्चन के इस सेट को सॉल्व करेंगे। और 75 क्वेश्चन के सेट में सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए कि आज आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। फटाफट पहले एक बार लाइव आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को 75 क्वेश्चन का सेट कैसे सॉल्व करना है। पहले आप सब लोग अपनी कॉपी खोलकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग डाल लो। और ये नंबरिंग कहां तक डालनी है आप लोगों को? सर ये नंबरिंग डालनी है आपको 75 क्वेश्चन तक। फिर हर एक क्वेश्चन के आगे जो भी उत्तर इसका सही होगा वो उत्तर आप सही लिखेंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बच्चों पेपर से पहले आप मेरे साथ ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं और ये वो पेपर होगा जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा फंसेगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या, फिटर ट्रेड का क्या? तो इनकी भी क्लास लगी हुई है यूट्यूब पे। फिटर टर्नर मशीनिस्ट की कल है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मंडे को है और इसके अलावा एक और ट्रेड है 10+2 पीसीएम। 10+2 पीसीएम की जो आपकी ट्रेड होगी वो हम लोग ट्यूसडे को चलाएंगे सेम टाइमिंग पे। ठीक है, तो पहले एक काम करो, जल्दी से सब लोग 8 से लेके 75 तक नंबरिंग कर लो और 75 क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आज ये देखेंगे कि 75 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हो। यानी जितने भी बच्चों को जीडीसी का एग्जाम देना है, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम देना है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। आज 75 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से एक बार उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दे सब लोग जो लोगों को डीजल मैकेनिक या ऑटोमोबाइल ट्रेड से पेपर देना है और जो चाह रहे हैं कि मैं एक बार 75 क्वेश्चन सॉल्व करके देखूं तो कि मेरे नंबर कितने आने वाले हैं। बच्चों खास बात यह है कि ये जो 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, इस क्वेश्चन की मैं आपको डबल कॉलम में पीडीएफ भी दूंगा। आप लोग सामने देखिए, यहां पर अभी डबल कॉलम की एक पीडीएफ खुलेगी, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि यहां डबल कॉलम की पीडीएफ अभी आने वाली है, वो पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। तो ये पीडीएफ भी आपको इसी तरह से 75 क्वेश्चन की मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। मैं अभी टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। बात मुद्दे की और भी है बच्चों, एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आ चुकी है। इस नंबर पे फोन करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, कंप्लीट साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, CBT 1 प्लस CBT 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगा, सिलेक्शन का आने वाला बैच होगा। और जितने बच्चे GDC का है अभी भी समय है, पार्ट ए के 30 सेट और पार्ट बी के 10 सेट अगले 10 दिनों में अगर आपने सॉल्व कर लिया मेरे भाई, तो इससे एग्जाम के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आप ये सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा जो है आप फिजिक्स की बुक को ले सकते हैं और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन फटाफट कमेंट करके बताएंगे और बताइए आज के पहले क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाना। पढ़ो भाई जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, चलो स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हैं? कुछ नए बच्चे हैं कि सारे पुराने बच्चे हैं? आज हम लोग कौन सा ट्रेड पढ़ा रहे हैं वो सबको पता है ना? पहला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा भाग एयर कूलिंग इंजन में गर्मी का उत्सर्जन करने में मदद करता है। यानी इनमें से वो कौन सा भाग है जो एयर कूलिंग सिस्टम में हीट का उत्सर्जन करता है। बच्चों याद रखना, आपके पास जितने भी इंजन होते हैं वो दो तरह के इंजन होते हैं। सर एक इंजन होता है जिसको बोलते हैं एयर कूल्ड इंजन, यानी जो इंजन हमारा कहां से हवा से कूलिंग लेता है, और बच्चा दूसरा इंजन होता है तुम्हारा वाटर कूल्ड इंजन। दो तरह के इंजन होते हैं, एयर कूल्ड इंजन होता है और बच्चों दूसरा होता है वाटर कूल्ड इंजन। एक एक बात मैं बताऊंगा। सर एयर कूल्ड जो इंजन होता है ना, उसमें हवा से कूलिंग होती है और एयर कूल्ड इंजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है बाइक, स्कूटर, ये सब एयर कूल्ड इंजन होते हैं। एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट, इन सब में जो कूलिंग होती है वो हवा की मदद से होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर वाटर कूल्ड इंजन की, सर वाटर कूल्ड इंजन का एग्जांपल होता है कार, ट्रक। बच्चों कार और ट्रक में देखिए बकायदा पानी को पूरा सर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि कार और ट्रक हमारे वाटर कूल्ड इंजन है। तो कौन सा भाग एयर कूलिंग में गर्मी का उत्सर्जन करता है? तो एयर फिन्स। ध्यान रखिएगा, बाइक में कभी आप देखिए
तो हमारे पास एयर फिन्स लगाए जाते हैं, है ना, सिलेंडर के हेड पर एयर फिन्स लगाए जाते हैं जो ध्यान रखना गर्मी का उत्सर्जन करते हैं। तो एयर कूल्ड इंजन में गर्मी का उत्सर्जन ये करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि वाटर कूल्ड इंजन में गर्मी का उत्सर्जन कौन करता है, तो वाटर कूल्ड इंजन में गर्मी का उत्सर्जन जो करता है बच्चों, उसका नाम होता है रेडिएटर। क्या नाम होता है? रेडिएटर। तो रेडिएटर वाटर कूल्ड इंजन में गर्मी का उत्सर्जन करता है। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग चित्र में देख पा रहे हो, ये मैंने सिलेंडर दिखाया है और सिलेंडर की दीवारों में देखिए इस तरह से फिन्स लगाई जाती हैं। और बच्चों ये फिन्स जब लगाई जाती है तो ये हमारे कह सकते हो लगाई गई फिन्स, है ना सर, ये लगाई गई फिन्स हमारी एयर कूलिंग कर देती है। ओके भैया, चलो आ जाइए अगला सवाल पढ़िए थे भाई जल्दी से और बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना चाहिए बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि डीजल इंजन में या डीजल इंजन में ईंधन में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। मेरे भाई जितने भी आप लोग पेट्रोल डीजल पढ़ते हो उसमें थोड़ा बहुत सल्फर होता है। हालांकि पहले याद करो BS4 इंजन आते थे, हरा, लेकिन BS4 इंजन में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती थी जो पोल्यूशन ज्यादा फैलाते थे। और इस समय बताइए कौन से इंजन आने लगे? BS6। बच्चों अंतर पता है क्या है? अंतर यह है कि जब हम BS4 से BS6 में आए तो याद रखना उसमें सल्फर की मात्रा बताइए क्या हो गई? सर सल्फर की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो आजकल के जो इंजन आते हैं उसमें सल्फर की मात्रा 1% से कम होती है। कितने परसेंट से कम होती है? ध्यान रखना 1% से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपी में नोट डाउन करना कितने सही है कितने गलत है ना। अब आप सब लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि ये जो BS6 इंजन होते हैं इनके पूरे नाम क्या है? तो बच्चों इसका पूरा नाम होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। पूरा नाम क्या होता है? अगर कोई पूछे कि इनका पूरा नाम क्या होता है तो भारत स्टेज और आगे ध्यान रखना होता है इमिशन, आगे भी वर्ड होते हैं इमिशन और बच्चों स्टैंडर्ड। तो याद रखिएगा अगर कोई पूछे कि BS में ये BS का पूरा नाम क्या होता है तो एक्चुअली में ये भारत स्टेज बस लिया जाता है, लेकिन ये पूरा नाम होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर आएगा। नेक्स्ट आइए, तो ये लो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई जल्दी से और बताइए अगले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाना, पढ़िए बताइए। सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कब होगा? इलेक्ट्रीशियन का जो टाइमिंग है वो है मंडे को। मंडे को हम लोग इलेक्ट्रीशियन का आएंगे, कल फिटर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोरेटर का आवश्यक अंग नहीं है ना। इन्होंने बोला है कि कौन कार्बोरेटर का एक आवश्यक अंग नहीं है। बच्चों आप लोगों को सिंपल कार्बोरेटर हाल हाल में पढ़ना है। ध्यान रखना सिंपल कार्बोरेटर से हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप लोग सिंपल कार्बोरेटर पढ़ते हैं मेरे दोस्त तो उसमें कार्बोरेटर के ढेर सारे पार्ट बनाए जाते हैं। उसमें फ्लोट चैम्बर भी होता है, हरा, डिस्चार्ज नोजल भी होता है, वेंचुरी ट्यूब भी होता है, ये होते हैं। लेकिन बच्चों देखो स्पार्क प्लग ये तुम्हारा ध्यान रखिएगा सर ये हमारा किसी भी कार्बोरेटर का अंग नहीं है। बताइए क्या स्पार्क प्लग कार्बोरेटर में लगाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, हरा। तो ऑप्शन नंबर बताइए इस सवाल का किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी। कार्बोरेटर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा बताइए कौन से इंजन में करते हैं? तो कहना SI इंजन में करते हैं। अब 1 मिनट में जल्दी से कार्बोरेटर को समझ लेते हैं कि कार्बोरेटर एक्चुअली में होता क्या। चित्र में देखो यहां पर मैंने आप लोगों को कार्बोरेटर की क्लास चित्र दिखाया है। बच्चों कार्बोरेटर में सबसे पहले एयर आती है, यहां पर एक वाल्व लगाया जाता है। कोई इस वाल्व का नाम बताएगा? तो बच्चों ध्यान रखना यहां पर भी एक वाल्व लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड चोक वाल्व, हरा। बच्चों यहां से हवा एंट्री करती है, ये देखिए ये क्या अंदर आ रही है? सर ये एयर अंदर आ रही है। और ये भरा हुआ पेट्रोल, ध्यान रखिएगा पेट्रोल भरा है, ये फ्लोट कहलाता है, ये नीडल वाल्व है। होता क्या है कि जब पेट्रोल का लेवल बढ़ जाता है, हरा, तो ये नीडल वाल्व ऊपर जाकर इस रास्ते को बंद कर लेता है। और मेरे भाई जब इस रास्ते को बंद कर लेगा तो आप खुद मुझे बताइए क्या दोबारा अंदर पेट्रोल आ पाएगा? नहीं। तो नीडल वाल्व रास्ते को बंद करता है, यानी फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है? तो कह देना ये फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है। अरा फ्लोट, ये फ्लोट क्या बताता है? फ्लोट जो बताता है वो फ्यूल का लेवल बताता है, फ्यूल का तल बताता है। तो फ्यूल का लेवल बताने का काम फ्लोट का है।
फिर होता क्या है कि ये वेंचुरी, ये एरिया कौन सा होता है सर, ये एरिया होता है वेंचुरी मिनिमम एरिया। तो यहां एरिया कम हो जाने से बच्चों वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जहां वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घट जाने की वजह से इस क्षेत्र में यहां से डीजल अंदर एंट्री करता है, और ये डीजल, ये पेट्रोल यहां आकर वाष्प बन जाता है। और बच्चों जब ये पेट्रोल वाष्प बन जाता है तो यही वाष्प हवा के साथ मिश्रित होकर एयर फ्यूल मिक्सचर बना लेती है, और यही एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे बताइए कहां चला जाता है सर, चला जाता है हमारे इंजन में, है ना। तो आप देखो ना, फ्लोट भी है, नीडल वाल्व भी है, वेंचुरी भी है, लेकिन कहीं पर भी देख लीजिए स्पार्क प्लग नहीं है। ओके, बोलो भाई, बात सबको क्लियर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जल्दी से मुझे बताइए, जो आपका चोट होता है ना, चोट, अरे स्कूटी में होता है ना, आप मुझे बताओ चोट किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है? अरे बच्चों, चोट एयर की मात्रा को कंट्रोल करता है कि फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है? कि बताइए जल्दी से, एयर और फ्यूल इन दोनों की मात्रा को कंट्रोल करता है? फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, चोट इन तीनों में से किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है? ठीक है, ठंडियों में जब भी कभी आपकी स्कूटी स्टार्ट होती तो आप चोट उठा लेते हो, बोलो बोलो बोलो। तो बच्चों जब हम चोट उठाते हैं ना, तो चोट का काम क्या होता है, जब आप चोट उठाते हैं तो ये अपने रास्ते को बंद कर लेता है। यानी चोट लगाने से, नहीं देखो यही गलत बता रहा हूं बच्चों, जब हम चोट लगाते हैं ना तो एयर की मात्रा कम हो जाती है। बच्चों ये फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता, चोट हमेशा एयर की मात्रा को कंट्रोल करता है। होता क्या है कि जब चोट लगाया जाता है मेरे भाई, तो आने वाले एयर की मात्रा कम हो जाती है ना। तो बच्चों अगर एयर की मात्रा कम हो गई तो ऑटोमेटिक मिक्सचर में फ्यूल का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि एयर कम हो चुका है यार। अब मेरी बात समझो, एयर अगर कम हो चुका है तो फ्यूल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो मिक्सचर गाढ़ा आता है। मिक्सचर कैसा आता है सर? मिक्सचर आता है गाढ़ा, और गाढ़े मिक्सचर को बोला जाता है रिच मिक्सचर। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि चोट फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है। नहीं सर, चोट एयर की मात्रा को कम करता है, जिससे मिक्सचर में, अब खुद मुझे बताओ, यहां एयर कम हो जाएगी तो मिक्सचर में फ्यूल ज्यादा हो जाएगा, फ्यूल ज्यादा हो जाएगा, रिच मिक्सचर, गाढ़ा मिक्सचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो सवाल का आंसर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और कार्बोरेटर का डायग्राम आप सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि कार्बोरेटर अभी आगे आने वाला फिर से। चलो अगला सवाल बताइए, आप सब लोग अपने आंसर लिखते रहिएगा कॉपी में। बताइए, द इग्निशन कॉइल इज यूज्ड। अरे बच्चों, इग्निशन कॉइल जो है वो बताइए किस लिए इस्तेमाल की जाती है? आप सुनिए बच्चों, आप मुझे बताओ, आपके इंजन में, चाहे वो पेट्रोल इंजन, बाइट ले लो या कार ले लो, हरा बच्चों आपके इंजन में हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना। कोई आपसे पूछे कि बताइए कितने वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है, तो बच्चों इंजन में बैटरी यूज की जाती है वो 6 वोल्ट, या हो सकता है कि 12 वोल्ट की बैटरी। यही दो बैटरी ज्यादातर यूज की जाती है, 6 और 12 वोल्ट की, हरा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास जो है स्पार्किंग के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। देखो बैटरी इतनी यूज की जाती है, लेकिन अगर कोई पूछे कि स्पार्किंग के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, तो स्पार्किंग के लिए वोल्टेज चाहिए होता है मेरे दोस्त 20,000 प्लस का वोल्टेज। अरे मतलब बैटरी तुमने लगाई है 6 वोल्ट की, तुम्हें वोल्टेज चाहिए कितना स्पार्किंग के लिए? 20,000। मेरे भाई 6 वोल्ट को बताइए कितना बनाना है? सर 6 वोल्ट को अल्टीमेट बनाना है 20,000 वोल्ट। हरा तो कैसे बनेगा? तो कहना 6 वोल्ट को 20,000 बनाने के लिए हम लोग वहां पर एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, स्टेप अप, जो वोल्टेज बढ़ा देता है। बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो भी चीज हमें यूज करनी पड़ेगी वो होगी क्वाइल। क्या यूज करनी पड़ेगी? क्वाइल। इसीलिए सवाल का सही आंसर जाएगा कि भैया इग्निशन क्वाइल का उपयोग किसके लिए करते हैं? हाँ ठीक है, तो स्टेप अप वोल्टेज, ये इसका सही आंसर जाएगा स्टेप अप वोल्टेज के साथ, कि भैया हमें वोल्टेज 6 वोल्ट को बताइए कितना करना है? 20,000 वोल्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। पावर के लिए नहीं होता भैया, पावर के लिए बिल्कुल नहीं होता, हरा वोल्टेज बढ़ाना होता है, स्टेप अप वोल्टेज, यानी हमें वोल्टेज को बढ़ाना है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर होगा, पावर वाला नहीं उत्तर होगा। बताइए जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? अब दूसरी बात सुनो बच्चों, आपको पता है कि जो बैटरी बनती है वो हमेशा किससे मिलके बनती है? तो कहना बैटरी बनती है सेल से मिलके, हरा।
ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि आईसी इंजन में जो सेल यूज करते हैं वो 2 वोल्ट के सेल होते हैं बच्चों, 2 वोल्ट के सेल होते हैं आईसी इंजन में। अब हमें 2 वोल्ट से 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है या फिर 2 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो कैसे बनाई जाएगी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग सेल यूज करते हैं 2 वोल्ट का, लेकिन हमें बैटरी बनानी है कितने वोल्ट की, सर हमें बैटरी बनानी है 6 वोल्ट की। कैसे बनेगा, तो बच्चों 6 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए हमें 3 सेल को कैसे जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में। मेरे भाई जब 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी। सेम तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो कैसे बनेगी, तो कह देना इसमें हमें 6 सेल को जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। तो जब 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बताइए कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी, सर 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। एक एक पॉइंट मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा, तो जितने भी बच्चे डीजल मैकेनिक से हैं वो इस क्लास को बस पूरा देख लेना। मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे पूरे। बताइए ऑटो साइकिल में एयर स्टैंडर्ड साइकिल की दक्षता कितनी होती है। इन्होंने बोला है कि ऑटो साइकिल में बताइए एयर स्टैंडर्ड साइकिल की दक्षता क्या है। बच्चों आपको पता है मैं कुछ साइकिल के नाम लिख दे रहा हूं, आपने ऑटो साइकिल का नाम सुना होगा, आपने डीजल साइकिल का नाम सुना होगा, दे दो भैया, और आपने चलो ऑटो और डीजल ही समझते हैं। बच्चों ध्यान रखना जितने हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं वो सब किस पे काम करते हैं, ऑटो साइकिल पे। जितने हमारे डीजल इंजन होते हैं वो सब किस पे काम करते हैं, डीजल साइकिल पे। बच्चों ऑटो साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला याद कर लो। ऑटो साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1। 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1, ये हमारे ऑटो साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला होता है। बोलो भाई 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1 है ना, ध्यान रखना ये हमारे ऑटो साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला होता है। गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा भी होता है। तो मेरे भाई ये हमारे ऑटो साइकिल की दक्षता का फॉर्मूला है। बताइए इसकी बात सबको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात सुनो, यहां पर आरसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि आरसी क्या होता है, नहीं डिवाइड बाई गामा नहीं होता, सॉरी सिर्फ गामा होता है, हाँ। तो बच्चों यहां पर आरसी क्या होता है, आरसी को बोला जाता है कंप्रेशन रेशियो। अगर कोई पूछे आरसी क्या है तो कह देना आरसी होता है सर कंप्रेशन रेशियो। आपको मेरे दोस्त पता है कंप्रेशन रेशियो आरसी क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई वीसी। तो आरसी का फॉर्मूला होता है वीएस प्लस वीसी डिवाइड बाई वीसी, ये हमारे आरसी का फॉर्मूला है। नोट डाउन कर लेना सब लोग इसको, है ना। तो मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर जाएगा 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलो जल्दी से बताओ, ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, है ना बच्चों, जब आप कहते हो कि मेरी जो बाइक आई है वो 150 सीसी की है, कहा पापा मैंने बाइक ली है 150 सीसी की, बताइए 150 सीसी क्या बताता है ना। तो मेरे भाई ये जो 150 सीसी है ना सर, ये इंजन का स्विफ्ट वॉल्यूम होता है। क्या होता है सर, स्विफ्ट वॉल्यूम होता है। और क्या बोला जा रहा है इसको, 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे ये इंजन का स्विफ्ट वॉल्यूम हो रहा है जिसको बोला जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब हम कहते हैं बाइक 150 सीसी की है तो उसका मतलब होता है स्विफ्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, बताइए आंसर दीजिए। क्या बात है, आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट करते रहिएगा। बताइए अगला सवाल, कैम की गति वाल्व के माध्यम से संचारित होती है। हरा बच्चों आपको पता है आईसी इंजन में जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, कौन से 4 स्ट्रोक इंजन, बच्चों ध्यान रखना 4 स्ट्रोक इंजन में लगाए जाते हैं वाल्व। क्या लगाए जाते हैं, वाल्व। जबकि अगर यही क्वेश्चन 2 स्ट्रोक इंजन का होता तो मेरे दोस्त 2 स्ट्रोक इंजन में लगाए जाते हैं हमारे पोर्ट। ध्यान रखिएगा, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, और कह सकते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट। अभी जो वाल्व होते हैं ना, इनको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होती है। अब सवाल देखिए क्या है, कैम की गति वाल्व के माध्यम से संचारित होती है। द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू वाल्व। कैम की गति वाल्व तक कैसे ट्रांसमिट होती है,
तो बच्चों उसके बीच में लगाया जाता है रोटर आर्म। ध्यान रखना क्या लगाया जाता है, रोटर आर्म, है ना। अभी मैं बता रहा हूं रोटर आर्म क्या होता है। तो बच्चों रोटर आर्म लगाया जाता है जिसकी वजह से कैम की जो गति है वो कहां तक पहुंचती है, रोटर आर्म तक, और उससे पहुंचती है वाल्व तक। उससे कहां पहुंचती है, वाल्व तक। बच्चों आप लोगों को बता दें, ये जो वाल्व होता है ना, इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, ध्यान रखना, इस वाल्व को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म लगाई जाती है। उस मैकेनिज्म का नाम बताइए क्या होता है। सर उस मैकेनिज्म का नाम होता है वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, वाल्व मैकेनिज्म। अब ये देखिए, अब इससे भी सवाल बनेगा। ये आपके सामने देखो, मैंने यहां पर वाल्व मैकेनिज्म दिखाई है, आपको नजर आ रहा है भैया, है ना। जल्दी बताइए कमेंट करके, नजर आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर इस मैकेनिज्म से हमेशा सवाल आता है। अब आप इस मैकेनिज्म में देखो क्या क्या दिखाई दिया, मैं आपको दिखाता हूं। सर इस मैकेनिज्म में सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा दिखाई दिया है पिस्टन, है ना। ये क्या है, पिस्टन। ये क्या है, सिलेंडर हेड या सिलेंडर बॉल, हेड नहीं बोलिए, सिलेंडर बॉल, ये सिलेंडर बॉल है ऐसे, है ना। और बच्चों ये क्या है, सर ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, फिर ट्रैंक है, फिर हमारा कह सकते हो कि ये नीचे क्या है, क्रैंक शाफ्ट। तो लास्ट में जो दिखाई दी बच्चों ये है क्रैंक शाफ्ट, ऐसे घूमेगी। अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं कायदे में। देखो होता क्या है कि क्रैंक शाफ्ट घूमती है ऐसे, और ये देखो यहां पर एक गियर लगा हुआ है, ये गियर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं क्रैंक गियर। क्या बोला जाता है सर, इसको बोलते हैं क्रैंक गियर। क्रैंक गियर से लगा होता है दोस्त मेरे कैम गियर, ये लगा होता है कैम गियर, है ना। कैम गियर से एक ये रॉड लगाई गई है, देखिए ये रॉड है, इस रॉड को बोलते हैं हम लोग क्या सर, इस रॉड को बोला जाता है कैम शाफ्ट। ये जो रॉड लगाई गई है इस रॉड का नाम है कैम शाफ्ट। इतना ही समझो पहले बच्चों। सबसे पहले ये था क्रैंक, फिर क्रैंक से लगा हुआ है क्रैंक गियर, क्रैंक गियर से कैम गियर, कैम गियर से कैम शाफ्ट, फिर ये लंबी सी रॉड देखिए। सर ये लंबी सी रॉड को बताइए क्या बोलते हैं, सर इस लंबी सी रॉड को बोलते हैं पुश रॉड। और पुश रॉड के बताइए ऊपर क्या लगा हुआ है, सर ये लगा हुआ है रोटर आर्म। रोटर आर्म कुछ नहीं होता है, एक लीवर के जैसा होता है बस। और इसमें देखिए फिर ये लगी हुई है स्प्रिंग, स्प्रिंग से लगा हुआ है ये क्या, वाल्व, ये लगा हुआ है वाल्व, है ना। तो पावर बताइए कहां से कहां ट्रांसमिट हो रही है, पावर के ट्रांसमिशन का क्रम देखिए। सबसे पहले पावर आई क्रैंक शाफ्ट में, है ना बच्चों। क्रैंक शाफ्ट के बाद पावर आई क्रैंक गियर में, क्रैंक गियर लगा होगा। क्रैंक गियर के बाद पावर बताइए किसमें आई, सर क्रैंक गियर के बाद पावर आई है तुम्हारी सर कैम गियर में, क्योंकि गियर से गियर जुड़ा होगा। कैम गियर के बाद पावर आई है तुम्हारी कैम शाफ्ट में मेरे भाई। कैम शाफ्ट के बाद पावर आई है तुम्हारी पुश रॉड में, पुश रॉड, पुश रॉड के बाद पावर आई है तुम्हारी रोटर आर्म में, रोटर आर्म। रोटर आर्म के बाद बताइए पावर आई है तुम्हारी स्प्रिंग में, और मेरे दोस्त स्प्रिंग के बाद पावर तुम्हारी कहां आई है, वाल्व में। तो पावर ट्रांसमिट होती रहती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे ये जो वाल्व है सर, ये वाल्व इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व समय समय पे खुलते और बंद होते हैं। अब यहां देखो एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, ये जो गियर है ना, ये गियर से क्वेश्चन आता है। अब सुनो बड़े ध्यान से कायदे के साथ। 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है जब 4 स्ट्रोक लगेंगे तो बच्चों एक बार पावर मिलेगी। अब 4 स्ट्रोक का मतलब होता है कि ट्रेन यहां कितने राउंड घूम चुका होगा, सर 4 स्ट्रोक का मतलब है कि 2 राउंड ट्रेन घूम चुका होगा। लेकिन मुझे तो सर एक बार पावर में चाहिए ना, हरा। हाँ बच्चा मैं भेज दूंगा, मैं थोड़ा निकाल रहा था लेकिन अभी मिला नहीं था संजय तिवारी, मैं भेज दूंगा, है ना। तो बच्चों यहां 2 राउंड अगर ट्रेन घूमेगा तो हमें एक बार पावर मिलनी चाहिए, और इसीलिए इस 2 राउंड को 1 राउंड बनाने के लिए हमने इससे बड़ा गियर लगाया है। देखो देखो इससे कैसा गियर लगाया सर, इससे बड़ा गियर लगाया, ताकि 2 राउंड को हम बताइए कैम गियर के कितने राउंड में कन्वर्ट कर सके, सर कैम गियर के 1 राउंड में कन्वर्ट कर सके। क्यों, क्योंकि हमें 2 राउंड में एक बार पावर चाहिए, 2 राउंड में एक बार पावर चाहिए, इसीलिए हमने देखो इस छोटे गियर की अपेक्षा यहां बड़ा गियर लगाया, ताकि छोटा गियर 2 राउंड घूमे तो बड़ा गियर 1 राउंड घूम जाए। इसीलिए कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि बताइए सर
कैम गियर और ट्रेंट गियर में बड़ा कौन है? तो कह देना इन दोनों में बड़ा होता है कैम गियर। कैम बड़ा होता है, ट्रेंट छोटा होता है। हरा, और कैम गियर में दांतों की संख्या डबल होती है, ट्रेंट गियर में आधी होती है। ये देखो, तो तुमसे एग्जाम में कई बार इनके दांतों की संख्या का रेशियो पूछ लेता है कि कैम गियर और ट्रेंट गियर, कैम बड़ा होता है, देखो कैम गियर बड़ा है, लेकिन हां अगर स्पीड के मामले में पूछा जाएगा तो कैम की जो स्पीड होगी सर वो कम होगी। अगर यही क्वेश्चन स्पीड में पूछा जाएगा तो कैम की स्पीड कम होगी, ट्रेंट की डबल होगी। और डबल कॉम्बिनेशन क्यों लगाया मैंने उसका पूरा लॉजिक भी बताया। ठीक है बच्चा, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, सब भाषा में लिख दूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसका हिंदी वर्ड है ही नहीं, जैसे कि ट्रेन गियर। अरे भैया ट्रेन गियर को हिंदी में ट्रेन गियर ही लिखना है। ठीक है, मैं दोनों भाषा में पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां, बताइए जल्दी से उत्तर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है, 7वां नंबर। 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में कैम शाफ्ट की स्पीड क्या होती है? बच्चों इन्होंने कैम शाफ्ट की स्पीड पूछी है, देख लो, पूछी है ना कैम शाफ्ट की स्पीड। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि जब स्पीड की तुलना की जाएगी और पूछी जा रही है कैम शाफ्ट की स्पीड, तो बच्चों कैम शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो जस्ट आधी होती है, ट्रेन की डबल होती है। हरा, ट्रेन की डबल और कैम की आधी। ठीक है, तो कैम की आधी है, तो इन्होंने कैम शाफ्ट पूछा है, तो बच्चों कैम शाफ्ट की जो स्पीड होगी वो ट्रेन शाफ्ट की स्पीड की आधी होगी, एट हाफ द स्पीड ऑफ ट्रेन शाफ्ट। ऑप्शन नंबर सी। फिटर वालों का कल होगा दोस्त, फिटर वालों का कल होगा। चलो ये वाला सवाल जल्दी से मुझे पढ़ के बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर किसके साथ जाना, पढ़िए बताओ। अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट पढ़ेंगे। सीआई इंजन की तापी दक्षता एसआई इंजन से ज्यादा क्यों होती है? हरा, बच्चों ध्यान रखना सीआई इंजन का मतलब क्या होता है, तो कह देना सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब डीजल इंजन, है ना। सर एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो याद रखना डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा याद रखना पेट्रोल इंजन से ज्यादा होती है ना। डीजल इंजन की दक्षता पेट्रोल इंजन ज्यादा होती है। बच्चों पेट्रोल इंजन की दक्षता का मान लगभग 30% होता है और डीजल इंजन की दक्षता का मान लगभग 35% होता है। ओके, तो डीजल इंजन की दक्षता ज्यादा होती मेरे भाई, उसका रीजन पूछा है। बच्चों हमेशा याद रखना आरसी कंप्रेशन रेशियो जिसका ज्यादा होता है उसकी दक्षता ज्यादा होती है। सर जिसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा उसकी दक्षता ज्यादा। पेट्रोल इंजन का पता है कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, 6 से 12, है ना। पेट्रोल इंजन का कोई पूछे कि भैया पेट्रोल इंजन का आरसी बता दो, 6 से 12, और डीजल इंजन का बताइए आरसी बता दीजिए कितना होता है, तो डीजल इंजन का आरसी होता है मेरे भाई 16 से 22। 16 से 22। तो देखो ना डीजल इंजन का आरसी ज्यादा है, जब डीजल इंजन का आरसी ज्यादा है तो डीजल इंजन की दक्षता ज्यादा, इसीलिए बोला जा रहा है ना कि उच्च संपीड़न अनुपात, ध्यान रखिएगा हाई कंप्रेशन रेशियो होने पर ही इंजन की दक्षता ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 9वां, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, गजन पिन निम्न में से किस माध्य का लिंक है? गजन पिन के बारे में बोला जा रहा है, गजन पिन कहां लगाई जाती है? बच्चों देखो देखो गजन पिन के बारे में बात बता दूं। हाँ ये देखिए, ये पिस्टन के बाद कनेक्टिंग रॉड, ऐसे फिर ट्रेंट, ऐसे ये मैंने आपको आईसी इंजन बनाया मेरे दोस्त। गजन पिन यहां लगाई जाती है, यहां, तो यहां जो पिन लगाई जाती है डेट इज कॉल्ड गजन पिन। और गजन पिन ध्यान रखना पिन के बीच की लिंक होती है, तो एक हमारा पिस्टन होता है, दूसरा हमारा कनेक्टिंग रॉड। बच्चों ये जो इंड होता है ना सर, इस इंड को बोला जाता है स्मॉल इंड, और बच्चों ध्यान रखना इसको बोला जाता है बिग इंड। ये कौन सा इंड होता है सर? ये होता है बिग इंड। तो क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंड ऑफ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए आंसर दीजिए। पेट्रोल इंजन सैद्धांतिक रूप से बताइए किस साइकिल पे काम करता है? आंसर दे रहे सब लोग। पेट्रोल इंजन बताइए सैद्धांतिक रूप से किस साइकिल पे काम करता है? हरा। बच्चों मैंने आपको बताया कि पेट्रोल इंजन
सोनू मैंने टीम को बोला है एक नहीं दो दो टीचर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ा रहे भाई, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो हम ज्यादा सेट देने वाले हैं। तो बच्चों याद रखना, स्थिर आयतन साइकिल ये ऑटो साइकिल होता है। स्थिर दाब साइकिल हमारा बताइए कौन सा होता है, डीजल साइकिल होता है। हरा, अब इन्होंने पेट्रोल इंजन पूछा है, तो मेरे भाई पेट्रोल इंजन जो है वो एक ऑटो साइकिल पे काम करने वाला इंजन है ना। अगर ऑटो साइकिल पे काम करने वाला इंजन है तो बताइए मेरे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ 11वां, पढ़िए भाई जल्दी से, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें को। बच्चों बोला जा रहा है यदि पिस्टन रिंग का क्लियरेंस अधिक हो जाए, पिस्टन रिंग का क्लियरेंस अधिक हो जाए। आप मेरी बात समझो, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने आपको सिलेंडर बनाया है ना बच्चों, होता क्या है कि हम लोग यहां जब पिस्टन लगाते हैं तो यहां पर रिंग लगाते हैं, रिंग बताइए रिंग लगाते हैं ना। तो अगर इस रिंग का क्लियरेंस अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चों अगर इस रिंग का क्लियरेंस अधिक हो जाए, हरा जैसे कि रिंग ऐसे होती है, अगर ये जो गैप आपको दिखाया जा रहा है बच्चों वो गैप ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो क्या ना गैस हमारी लीक करने लगेगी, हरा तो रिंगों से गैस लीक करेगी। मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा, रिंगों से गैस लीक करने ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आपको पता है रिंग कितने तरह की होती है, तो याद रखना पिस्टन रिंग दो तरह की होती है। पहली रिंग को बोलते हैं कॉम्प्रेशन रिंग, अगर कोई पूछे कि पहली रिंग कौन सी है, सर कॉम्प्रेशन। दूसरी रिंग कौन सी होती है, सर दूसरी रिंग होती है ऑयल रिंग, है ना। और इसी का एक और नाम भी होता है स्ट्रैपर रिंग, इसी रिंग का एक और नाम भी होता है स्ट्रैपर रिंग। पिस्टन रिंग की मिनिमम संख्या 2 होती है, ऑयल रिंग की मिनिमम संख्या 1। इनके मटेरियल किसी को पता है बच्चों, ध्यान रखना ये जो रिंग लगाई जाती है ना, है ये रिंग का मटेरियल होता है कास्ट आयरन। पिस्टन रिंग मिनिमम 2 लगाई जाती है। अच्छा आप लोगों को भी पता है कि इन दोनों में से कौन सी रिंग ऊपर लगाते हैं, कौन सी रिंग नीचे लगाते हैं, है ना। बच्चों याद रखना जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर पिस्टन सिलेंडर बनाते दिखाया, है ना, तो ऊपर की जो 2 रिंग होती है ना वो कॉम्प्रेशन होती है। ध्यान रखना ऊपर की जो 2 रिंग होती है वो कौन सी होती है, कॉम्प्रेशन, और नीचे की जो होती है वो ऑयल होती है। याद रखना ऊपर वाली 2 होती है वो कौन सी होती है, सर वो होती है कॉम्प्रेशन रिंग, है ना। और बच्चों नीचे वाली जो रिंग होती है उस रिंग का नाम होता है ऑयल रिंग। नाम नोट डाउन कर लेना। चलो आ जाइए, बताओ अब ये वाला सवाल तो आप लगा ही पाओगे यार। हाँ आप सब लोग को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन टिक करते रहना, ईमानदारी के साथ पूरा पेपर सॉल्व करना, यही वो आपके पेपर की असलियत भी होगी जो आपके पेपर में होगा। सवाल देखिए क्या है, फ्लोट ऑफ अ कार्बोरेटर, यानी कार्बोरेटर का जो फ्लोट होता है बताइए क्या कंट्रोल करता है। बच्चों यहां फ्लोट के बारे में बोला जा रहा है, यहां नीडल वाल्व नहीं बोला। अगर क्वेश्चन होता नीडल वाल्व क्या कंट्रोल करता है, नीडल वाल्व, तो कह देना नीडल वाल्व जो लगाया जाता है दोस्त मेरे वो फ्यूल का फ्लो कंट्रोल करता है, ईंधन का फ्लो कंट्रोल करता है। लेकिन सिर्फ इन्होंने फ्लोट बोला है, फ्लोट, तो याद रखना जो हमारा फ्लोट कंट्रोल करता है वो ईंधन का स्तर कंट्रोल करता है, ईंधन का स्तर कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर जाएगा, ईंधन का स्तर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर बी बना रहे हैं कि फ्यूल और एयर की मिक्सचर की मात्रा, नहीं बच्चों, फ्यूल और एयर की मिक्सचर की जो मात्रा है वो थ्रॉटल वाल्व कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, थ्रॉटल वाल्व कंट्रोल करता है, या चोक वाल्व कंट्रोल करता है। आप मेरी बात समझो, अगर इसकी मात्रा की बात आएगी कि ईंधन और इसका मात्रा कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है मेरे भाई थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व जब ज्यादा खोल देते हैं तो इनकी मात्रा ज्यादा आ जाती है, कम खोल देते हैं तो मात्रा कम हो जाती है। ठीक है चलो आ जाइए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर किसके साथ जाना चाहिए। पढ़िए बताओ, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन का मुख्य लाभ क्या है ना। देखो 2 तरह के इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। तो बोला जा रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन का मुख्य लाभ क्या है। पहला देखिए मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ज्यादा अधिक टॉर्क, ये लाभ होता है बच्चों। ध्यान रखना बलाघूर या पावर के मामले में 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा होता है। ठीक है आप चाहे लिख लो
अगर कोई पूछे कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में पावर किसकी ज्यादा होती है, तो पावर के मामले में बच्चों ध्यान रखना 2 स्ट्रोक इंजन अच्छा होता है और 4 स्ट्रोक इंजन की जो पावर होती है वो कम होती है। पावर तुम्हारे 2 स्ट्रोक इंजन की ज्यादा होती है। वाल्व की अनुपस्थिति एकदम सही, 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं। आगे ये सिलेंडर की समान निभाव के लिए अधिक पावर आउटपुट, एकदम सही। अगर जहां देखो एक चीज सुनो, आपको पता है कि जो पावर होता है ना, उस पावर का फॉर्मूला होता है बलाढूर इंटू ओमेगा, टी पी बराबर टी इंटू ओमेगा। जहां पर पावर ज्यादा होगी वहां पर टॉर्क भी ज्यादा होगा, और ये चीज हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी में बोली जा रही है। मेरे भाई इसके सारे आंसर सही है, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे 2 स्ट्रोक इंजन के लिए वैलिड पॉइंट है ना। नहीं बच्चा सोनू, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बच्चा टीचर नहीं हूं, है ना। मेरा मैकेनिकल से बीटेक है और मैं जितनी भी ट्रेड पढ़ा रहा हूं मैकेनिकल से रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एप्लीकेशन पे जो टीचर है वो पढ़ाते हैं दोस्त, है ना। सवाल देखिए, पिस्टन में स्कर्ट कहां पर पाया जाता है ना। अब देखो इसमें ना ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दिया है दोस्त मेरे, ये ऊपर वाला हिस्सा है पिस्टन, है ना। और याद रखना ये जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, ये हमारा क्या है, तो नीचे वाला हिस्सा है मेरे दोस्त कनेक्टिंग रॉड, है ना। बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को एक एक चीज मैं बताऊं, पिस्टन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, सर पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा होता है पिस्टन क्राउन। क्या होता है सर, पिस्टन क्राउन होता है। बच्चों थोड़ा अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर 2 रिंग टाइप की लगाई गई है। अरे बच्चों ये जो 2 रिंग आपको लगाई गई है ना, इन्हीं 2 रिंगों को बताइए किस नाम से जाना जाता है, कॉम्प्रेशन रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन रिंग। अरे जबकि ये एक और रिंग लगाई गई जो ऐसी ऐसी दिखाई गई है बच्चों, ये रिंग कहलाती है तुम्हारी ऑयल रिंग। क्या कहलाती है, ऑयल रिंग। अरे पिस्टन का जो बीच वाला हिस्सा होता है सर, ये बीच वाला हिस्सा हमारा स्कर्ट कहलाता है, याद रखिएगा। ओके, ये क्या है सर, ये हमारा स्मॉल इंड है और यहां पर एक पिन लगाई जाएगी जिसको बोलते हैं डजन पिन। कौन सी पिन, डजन पिन। डजन पिन हमेशा स्मॉल इंड में लगाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो स्कर्ट होता है ये बीच वाले पोर्शन में पाया जाता है पिस्टन के। अरे ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर होगा। चलो आगे आइए, नेक्स्ट अगला। चलो बच्चों इंजन के बारे में अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट पढ़ेंगे और बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, किस इंजन में समान संख्या के बेलनों की क्रैंकशाफ्ट की लंबाई ज्यादा होती है ना। इन्होंने बोला है कि इनमें से वो कौन सा इंजन है जब जिसमें हम सिलेंडर की संख्या लगाए तो उसमें क्रैंकशाफ्ट की लंबाई अधिक होगी। बच्चों आपके सामने जो है ना कुछ इंजन लिखे, जैसे वी इंजन, इनलाइन इंजन। देखो वी इंजन ऐसे होते हैं जिसमें पिस्टन और सिलेंडर ऐसा वी टाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, ऐसे वी टाइप बनाते हैं, तो वो वी इंजन होता है। इनलाइन इंजन एक लाइन में होते हैं। रेडियल इंजन पूरे सर्कल में लगे होते हैं। और अपोजिट इंजन कैसे होते हैं, तो कह देना अपोजिट इंजन सर ऐसे होते हैं, है ना। अपोजिट इंजन सर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। बच्चों याद रखना, जब भी कभी क्रैंकशाफ्ट की ज्यादा लंबाई चाहिए होती है तो ज्यादा लंबाई तभी मिल पाएगी जब वो इनलाइन इंजन में होंगे। बच्चों इनलाइन इंजन में क्या होता है, जितने भी आप लोग सिलेंडर लगा रहे हो उससे ज्यादा लंबाई चाहिए होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर, ठीक है। यूट्यूब पे 8 सेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होगा, बाकी सारे सेट एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। और ये जो सेट है ना, ऐसे 10 सेट मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखे, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो एप्लीकेशन से, ठीक है। सवाल देखिए अगला क्या है, विद्युत सर्किट में एमीटर किसके द्वारा क्या मापता है, एमीटर द्वारा मापा जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है ना, उसमें 2-3 टॉपिक और भी है जो फिजिक्स से मिलते जुलते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी एंड सेल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया दोस्त, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन मंडे को होंगे, मंडे वाली क्लास में होंगे पूरे 75 क्वेश्चन, है ना। चलो विद्युत सर्किट में बताइए जल्दी से कि एमीटर क्या नापता है, तो कह देना विद्युत सर्किट में एमीटर से करंट की वैल्यू बताता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, बताइए अब अगला सवाल। देखो अब आपने कुछ चीजें सीख ली है, अब आपने मेरे दोस्त कुछ चीजें सीख ली है। अब क्या है ना, अब आपको चीजें आसान लगेगी। जैसे देखिए आप सवाल आ गया कि कंप्रेशन रिंग का बताइए टार क्या है। अब आपको समझ में आएगा कि यस ये टार है, तो याद करो कंप्रेशन रिंग कहां लगाई जाती है, तो कह देना ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में लगाई जाती है, ऊपर लगाई जाती है। इसका काम क्या है,
तो प्रेशर बनाए रखना या प्रेशर को लीक होने से रोकना, है ना। तो कंप्रेशन अनुपात बढ़ाना गलत, पिस्टन का भार कम करना गलत, ऑयल पंपिंग करना गलत। तो कहना जो अंदर गैसें बन रही है उसको सील करना, सील का मतलब होता है पूरा पैक करना, है ना। तो सिलेंडर के अंदर बनने वाली गैसों को सील करना मेरे दोस्त, ये सवाल का सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, बताओ 18वां नंबर सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, विश्वास मानिए कि जो आप यहां पढ़ा रहे हो ये आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। इंजन में जली हुई गैसें कहां से बाहर निकलती है? सवाल ये नहीं है कि इंजन में जली हुई गैसें आपको कहां से दिखाई देती है, सवाल यह है कि इंजन से, देखो इंजन में से जली हुई गैस बाहर कहां निकलती है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो वेल्ड लिखा है इनलेट मैनिफोल्ड, बच्चों इनलेट मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड का मतलब होता है पाइप, इनलेट मैनिफोल्ड का मतलब होता है अंदर जाने वाला पाइप। तो ये तो हो नहीं सकता, सुपर चार्जर भी नहीं हो सकता, है ना। बच्चों ध्यान रखना, अब आपको कंफ्यूजन होगी साइलेंसर लगाए कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाए। याद रखना इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जाएगा, क्योंकि इंजन से जब पाइप बाहर निकलता है जिससे गैसें बाहर निकलती है वो मैनिफोल्ड होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। ठीक है बच्चों, साइलेंसर, साइलेंसर का दूसरा नाम मफलर होता है, और याद रखना मफलर का काम आवाज को कम करना है, आवाज कम करना है, लेकिन निकालना तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए जल्दी से, बताइए उत्तर। सर जी एप्लीकेशन पे ओनली इलेक्ट्रीशियन का सेट प्रैक्टिस परचेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप ओनली इलेक्ट्रीशियन, ओनली फिटर, ओनली डीजल मैकेनिक कुछ भी परचेस कर सकते हैं। देखो 10 दिन बाकी है, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इन 10 दिनों में आप इन 10 सेट की प्रैक्टिस कर लो, अरे पार्ट ए की प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप सब लोग एक काम करो, इस वीडियो को पहले उन बच्चों के पास शेयर करो, इस वाला वीडियो जो डीजल मैकेनिक ट्रेड से, मोटर मैकेनिक ट्रेड से जो है अपना आईटीआई कर रहे हैं। बच्चों बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसकी यांत्रिक दक्षता ज्यादा है? बच्चों जब मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करेगा ना, यांत्रिक दक्षता की बात करेगा, तो मैकेनिकल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? 2 स्ट्रोक की। लेकिन जब थर्मल इफिशियंसी की बात करेगा, थर्मल इफिशियंसी, तो बच्चों थर्मल इफिशियंसी के मामले में हमारा 4 स्ट्रोक ज्यादा होता है। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में तुमसे आ जाए कि यांत्रिक दक्षता बताइए किसकी ज्यादा होती है, तो यांत्रिक दक्षता के मामले में हमारा 2 स्ट्रोक आगे होता है। और बच्चों इसके अलावा थर्मल दक्षता, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं ऊष्मीय दक्षता, तो ऊष्मीय दक्षता के मामले में 4 स्ट्रोक ज्यादा होता है। दोनों पॉइंट एकदम क्लियर कट याद कर लो। तो बताइए क्या आंसर आएगा? सर इन्होंने थर्मल इफिशियंसी नहीं, यांत्रिक दक्षता पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, चलो आगे आइए नेक्स्ट, ये लीजिए बच्चों 20वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि चित्र एक दिखाया गया है, आप मुझे इस चित्र का नाम बना के दिखा दीजिए, ये नाम क्या है? ओके यस वेरी गुड संजय मोनो। अच्छा आप सब लोग बताओ, आप लोग क्या कुछ लोग नए हैं जो आप मेरी पहली क्लास देख रहे हैं आज पहली बार? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इधर उधर शेयर किया होगा, और आप लोग शेयर भी कर दो सब जगह, जिन भी बच्चे जो भी ग्रुप में आपके मैकेनिकल ट्रेड से हैं और जिनका डीजल मैकेनिक है। बच्चों यहां पर एक चित्र दिखाया गया है, जब त्रिभुज के आगे ऐसे डंडा लगा दिया जाए तो ध्यान रखना ये हमारा क्या होता है? तो सर ये सिंबल होता है डायोड का। डायोड का मेन काम क्या होता है? बच्चों डायोड ना प्रत्यावर्तक है, मतलब जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ये एक तरह का क्या होता है? तो डायोड जो है वो रेक्टिफायर होता है। जो एसी को बताइए क्या बनाता है? सर डीसी बनाता है। तो ये सिंबल हमारा किसका है? सर ये सिंबल हमारे डायोड का है। हर एक सिंबल को आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है। चलो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी एक सिंबल दिखाया गया है, आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा सिंबल है। वेरी गुड, बताइए, है ना। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। बच्चों यहां पर देखो एक सर्किट दिखाई दिया है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से ये कौन सा सर्किट है। तो सर्किट को पहचानिए और जल्दी से मुझे बताइए ये कौन सा सर्किट है। तो यहां पर सर्किट जो है ये देखो, यहां से ये ओपन है, ये क्या है? ओपन है, इसीलिए इस सर्किट को बोला जाएगा ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है बच्चों, ये ओपन सर्किट है। अगर ये यहां से क्लोज होता तो क्लोज सर्किट हो जाता।
तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए वाला उत्तर जाएगा ओपन सर्किट। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर, जवाब दीजिए। वेरी गुड जिंदगी, क्या बात है। अगला सवाल है इनमें से कौन सेमी कंडक्टर है, इनमें से कौन अर्धचालक है। बच्चों याद रखना अर्धचालक जो होती है सर वो 14वें वर्ग की धातुएं होती है, 14वें वर्ग के तत्व होते हैं। मतलब कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब हमारे सर एप्लीकेशन में डीजल मैकेनिक ट्रेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरे धन्यवाद दोस्तों, मोनिक सरकार धन्यवाद आए। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ। सर ये हमारा कह सकते हो एक तरह के अर्धचालक होते हैं, 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो हमारे अर्धचालक होते हैं। ये लीजिए जनरल सेफ्टी भी आएगा। देखो मैं आपको बता दूं ये डीजल मैकेनिक में आपको हैंड टूल्स वगैरह भी आएंगे ही आएंगे। सवाल देखिए अगला क्या, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। आप मुझे बताइए इनमें से वो कौन सी सुरक्षा है जो कह सकते हो कि जूते पहनने को कवर करती है। नहीं, कार्बन अर्धचालक में नहीं आता, ध्यान रखना कार्बन जो है अर्धचालक में नहीं आता, जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं मेन। ठीक है, तो बच्चों अगर आप जूता पहनते हो, चश्मा लगाते हो, एयर में कान में पहनते हो, मास्क लगाते हो, ये सब हमारी पर्सनल सेफ्टी होती है। ये सब कौन सी सेफ्टी होती है सर, ये सब पर्सनल सेफ्टी होती है और ये सब पीपीई के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर किसके साथ जाना, पढ़िए क्या कह रहा है। 24 नंबर है विच केमिकल हैजार्ड, इनमें से बताइए कौन रासायनिक खतरा है। समझो बात लो, इनमें से कौन रासायनिक खतरा है, रासायनिक खतरा का आपको नाम बताना। शोर, एक्सप्लोसिव, वाइब्रेशन, रेडिएशन, है ना। तो बच्चों इनमें से रासायनिक खतरा शोर तो हो नहीं सकता यार, शोर कैसे रासायनिक खतरा हो जाएगा। बच्चों इसका सही आंसर जाएगा एक्सप्लोसिव, विस्फोटक के साथ। ध्यान रखना ये जो विस्फोटक होता है ना ये केमिकल हैजार्ड में आता है, रासायनिक खतरे में ही आता है। भाई जो बारूद होते हैं, है ना, आप कोई भी बारूद ले लो यार, आप जैसे कि वो ले लो जो गन पाउडर आता है, ये सब किस में आता है, केमिकल हैजार्ड में आता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा। थोड़ा एक बार देखो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप सब लोग के लिए इतना ईमानदारी के साथ 75 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अंदाजा लगे कि आपका पेपर कैसा आने वाला है और अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो सब लोग, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का कौन सा रूपांतरण होता है। सर डिस्चार्ज कर रहा है, अब बताओ बैटरी जब डिस्चार्ज करती है तो क्या होता है। मेरे भाई बैटरी जब डिस्चार्ज करती है तो होता क्या है कि वो अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर किए है, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर की है, बताइए वो कौन सी एनर्जी बना देती है। तो कह देना वो बना देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिस्चार्ज के दौरान बैटरी की केमिकल एनर्जी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डिस्चार्ज का बोला जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो ये तब आंसर आपको बताना होता जब हमारी बैटरी कैसी हो रही होती, चार्ज हो रही होती। ये आंसर कैसे कब बताना है सर, ये आंसर तब बताना है जब बैटरी हमारी क्या हो रही हो सर, डिस्चार्ज हो रही हो। बोलो दोस्त क्लियर है। चलो नेक्स्ट आइए अगला, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। अब इतना सब पढ़ा दिया, अब ऐसे सवाल तुरंत लगने चाहिए भाई, थोड़ी मैंने हर एक चीज को बहुत प्यार से आपको समझाया है। नेक्स्ट, एयर कूलिंग सिस्टम बताइए सबसे ज्यादा पसंद कौन है। एयर कूलिंग सिस्टम की बात हो रही है तो मेरे भाई देखो भारी ट्रक, बसों और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, इन सब में हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम का मतलब होता है जिसकी कूलिंग के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, है ना। इसका भी पूरा प्रोसेस होता है बच्चों। लेकिन मोटरसाइकिल जो होता है, बाइक जो होती है, उसमें एयर फिन्स लगाई जाती हैं। इसका मतलब मोटरसाइकिल हमारा एयर कूलिंग सिस्टम में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बोला है ना कि एयर कूलिंग सिस्टम कौन सा है, तो कहना एयर कूलिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जहां हवा से ठंडा किया जाए, और हवा से ठंडा करने का काम एयर कूलिंग सिस्टम या मोटरसाइकिल या एयरक्राफ्ट में होता है। चलो नेक्स्ट आइए अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। मुझे देखना है कि कितने लोग इस सवाल का सही उत्तर जानते हैं। कि बताइए किसी भी इंजन में व्हील बेस किसको कहते हैं, बताओ।
किसी भी इंजन में व्हील बेस क्या होता है, सवाल लिखा ना, विच डिस्टेंस इज नोन एज व्हील बेस। आप बताइए इनमें से कौन व्हील बेस है। पहला आंसर है सामने के पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी, दूसरा आंसर है रियर व्हील के बीच की केंद्र की दूरी, आगे और पिछले पहियों के केंद्र के बीच की दूरी। यस, यही उत्तर है। तो याद रखना जो व्हील बेस होता है ना, व्हील बेस, उसका मतलब क्या होता है कि जो आगे वाला पहिए है दो और पीछे वाले जो पहिए है दो, तो आगे और पीछे वाले पहियों के जो बीच की दूरी होती है दैट इज कॉल्ड व्हील बेस। ठीक है, तो आगे और पीछे वाले पहियों के बीच की दूरी को हम व्हील बेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, डायग्राम नहीं है, देखते डायग्राम कहां, ये रहा डायग्राम। ये देखो बच्चों, आप लोग वाले डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए किसी गाड़ी का मैंने टॉप व्यू बना के दिखाया। ये जो पिछला वाला पहिया होता है, पिछला वाला पहिया जिस एक्सेल में लगा होता है बच्चों, इस एक्सेल को बोला जाता है रियर एक्सेल। क्या बोलते हैं, रियर एक्सेल। अगले वाले दोनों पहिए जिस एक्सेल में लगे होते हैं सर, उसको बोला जाता है फ्रंट एक्सेल। क्या बोला जाएगा, फ्रंट एक्सेल। मेरे भाई, तो पिछले वाले पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी, पिछले वाले पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये देखिए सर, इस दूरी को बताइए किस नाम से जाना जाता है। सर इसको बोलते हैं ट्रैक। पिछले वाले पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी कहलाती है ट्रैक। लेकिन आगे वाले पहिए और पिछले वाले पहिए के केंद्रों के बीच की ये दूरी बताइए, इसी दूरी को बताइए किस नाम से जाना जाता है, व्हील बेस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, व्हील बेस के नाम से। ओके, तो प्रश्न था व्हील बेस का, इसीलिए सवाल का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। नेक्स्ट आइए, अगला बताइए 28 नंबर पढ़िए। बताओ बच्चों, अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है। प्रश्न ये कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करेगा। बच्चों 28 नंबर में इनमें से वो पदार्थ का नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करेगा। बहुत बढ़िया सवाल। अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध कौन करता है, तो कह देना जो हमारा होता है सर कुचालक। कुचालक हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है। अब देख लीजिए इनमें से कौन कुचालक है, तो चांदी, सोना, तांबा ये सब चालक है। कुचालक के मामले में सिर्फ हमारा कांच है बच्चों, तो इसीलिए बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध हमारा सिर्फ और सिर्फ कांच करेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बताओ ये सवाल बड़ा प्यारा है, इसमें मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगा, वो कहानियां आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग, वो कहानियां आप ध्यान से सुनेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, है ना। चलो पहले सवाल का आंसर दीजिए बच्चों। बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच। आप मुझे बताइए इनमें से कौन फ्रिक्शन क्लच नहीं है, इनमें से कौन घर्षण क्लच नहीं है ना। बच्चों घर्षण क्लच का मतलब यह होता है जिसमें घर्षण की वजह से पावर ट्रांसमिट हो, उसे फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरे भाई, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच, डिस्क क्लच ये सब घर्षण क्लच है, लेकिन फ्लूइड क्लच घर्षण क्लच नहीं है। याद रखिएगा, फ्लूइड क्लच घर्षण क्लच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूं, जो बात बता रहा हूं उसको सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि कार में बताइए कौन सा क्लच यूज करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए स्कूटी, बाइक में कौन सा क्लच यूज करते हैं। और बाइक के अलावा एक और चीज आती है मोपेड, जिसको आप विक्की कहते हैं, है ना। तो मोपेड में बताइए कौन सा क्लच यूज करते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुनो, कार में हमेशा जो क्लच यूज होता है सर वो बताइए कौन सा क्लच यूज होता है। तो कार में यूज होता है मेरे भाई सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, कार में करते हैं, है ना। बाइक में बताइए कौन से क्लच का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बाइक में करते हैं मल्टी प्लेट क्लच। अब आपको कंफ्यूजन इस बात का हो रहा होगा कि बाइक तो छोटी होती है तो मल्टी प्लेट क्लच क्यों। बच्चों बाइक में इसलिए मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, है ना, कि बाइक में जगह कम होती है, और जब जगह कम होती है मेरे दोस्त तो हम बड़ी प्लेट नहीं लगा सकते, छोटी छोटी कई सारी प्लेटें लगा देते हैं पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। मोपेड, बच्चों ध्यान रखना, मोपेड में जो क्लच इस्तेमाल होता है सर उस क्लच का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल बताइए हम लोग कहां करते हैं, सर मोपेड में करते हैं। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और समझाऊंगा आप लोगों को। बच्चों मैं कुछ पावर ट्रांसमिशन के बारे में समझाऊंगा कि पावर कहां से कहां ट्रांसमिट होती है। देखो सबसे पहले इंजन आता है, अरा सर इंजन के बाद जो आता है वो गियर बॉक्स आता है। क्या आता है, गियर बॉक्स आता है, अरा गियर बॉक्स के जो पीछे आता है बच्चों वो आता है तुम्हारा डिफरेंशियल गियर। अरा देखो आप लोग मुझे ये बताओ, आपकी गाड़ियों में जो इंजन होता है वो आगे की ओर लगा होता है कि पीछे की ओर। चलो कमेंट करो जल्दी से। गाड़ियों में इंजन, मतलब मैं फोर व्हीलर की बात कर रहा हूं कि फोर व्हीलर में इंजन
आगे की ओर लगा होता है कि पीछे की ओर? तो कहना मेरे दोस्त कि जितने भी फोर व्हीलर सर हमने अभी तक देखी हैं सब में इंजन आगे लगा होता है, लेकिन मात्र एक ऐसी कार आई थी जिसमें इंजन पीछे भी लगा हुआ था। आप मुझे उस कार का नाम बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन सी वो कंपनी थी, कौन सी वो कार थी जिसमें इंजन पीछे लगा हुआ था, है ना। तो ज्यादातर गाड़ियों में इंजन आगे लगा होता है, तो इंजन अपनी पावर को सबसे पहले किसे भेजता है? तो बीच में लगा होता है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट, क्लच से जो पावर जाती है बच्चों वो कहा जाती है? तो कह देना वो जाती है गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के पीछे एक शाफ्ट लगाई जाती है, इस शाफ्ट को बोला जाता है प्रोपेलर शाफ्ट। सर ये हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है, हरा। प्रोपेलर शाफ्ट जो पावर पहुंचाती है वो पहुंचाती है विभेदी गियर में। विभेदी गियर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर में, ठीक है। बिल्कुल। नैनो अभी तक की सबसे छोटी कार बनी है जिसमें गाड़ी का इंजन हमारा कहां लगा था सर? जिसमें गाड़ी का इंजन हमारा आगे नहीं पीछे लगा था। तो देखो क्लच प्लेट जो लगाई जाती है ना वो इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगाई जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है बच्चों वो गियर बॉक्स और विभेदी गियर में होती है। विभेदी गियर का कोई काम बताएगा बच्चों? ध्यान रखना ये काम करता है हेल्प इन टर्निंग, गाड़ियों को मोड़ने के लिए, है गाड़ियों को मोड़ने के लिए हेल्प इन टर्निंग। देखो भाई जब भी कभी किसी गाड़ी को ऐसे सर्कुलर रास्ते में मोड़ना होता है ना, मान लीजिए कोई कार है आपके पास और उस कार को ऐसे सर्कुलर रास्ते में मोड़ना है ऐसे, तो बच्चों मुड़ते समय ना जो ये वाले पहिए होते हैं इनको कम दूरी तय करनी होती है, पीछे वाले पहियों को ज्यादा। तो कभी आप देखिए जब गाड़ी ऐसे मुड़ती ना पटाक, तो इन पहियों की स्पीड कम होती है, इनकी ज्यादा। यानी एक ही गाड़ी में आगे पहिए की स्पीड कम पीछे की ज्यादा। ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो बच्चों ये प्राप्त करते हैं हम डिफरेंशियल गियर की मदद से, विभेदी गियर की मदद से, ना रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए अगला 30 नंबर, ये लीजिए पढ़िए जल्दी से। टीसीएस का टेंडर, अरे टेंडर चेंज हुआ है मेरे भाई, सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है यार। नेक्स्ट आइए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? पढ़ना अभी भी वही है जो आपको पहले पढ़ना था, है जी नहीं? चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? जब एक चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो बोला जा रहा है कि बताइए गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो चल रही है, जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक लगाओगे मेरे भाई तो गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो तुरंत बताइए किसमें हो जाएगा? सर वो हो जाएगा घर्षण में। और घर्षण का सीधा सा मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा। घर्षण का सीधे मतलब क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए अगला, लो 31 नंबर, बहुत प्यारा सवाल है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में है, बोला जा रहा है आपको मैं बता दूं, एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम और एक और होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। दो तरह के इग्निशन सिस्टम होते हैं, बैटरी और मैग्नेटो। तो बोला ही जा रहा है कि बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में धारा का प्रवाह का सही क्रम बताओ। तो मेरे भाई बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो धारा बहेगी उसकी शुरुआत तो सबसे पहले तो बैटरी से होनी चाहिए, है। लास्ट बताइए किससे होना चाहिए? सर लास्ट हमारा स्पार्क प्लग से होना चाहिए। बिल्कुल एकदम सही है बच्चों। स्पार्क प्लग में स्पार्किंग आने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है, हमेशा रखना डिस्ट्रीब्यूटर, मैं अभी बताऊंगा अभी, है। तो बैटरी के बाद हमेशा उसको मिलेगा अमीटर, अमीटर के बाद मिलेगा इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल के बाद मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्पार्क प्लग, फिर स्पार्क प्लग। तो 101% जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला जाएगा कि सर ये हमारा सीक्वेंस सही है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इस ए वाले उत्तर का डायग्राम समझा देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों देखो ये हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम दिखाया गया। सबसे पहले ये बैटरी, बैटरी के बाद यहां एक अमीटर लगाया जाता है, तो बैटरी से धारा जाती है अमीटर। बच्चों अमीटर से धारा जो जाती है हमारी वो इग्निशन कॉइल में जाती है, देखो। फिर कॉइल से धारा जाने के बाद हमारी कहां पर जाती है? सर ये करंट हमारी पहुंचती है जाके यहां से पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है? स्पार्क प्लग में स्पार्किंग आने के लिए धारा भेजता है, ठीक है भैया। तो कम अगर मैं पूछूं कि भाई सही क्रम क्या है, तो फिर से एक बार सही क्रम मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान रखता है जो करंट होती है वो बैटरी से निकलती है। बैटरी से निकलने के बाद करंट बताइए कहां जाएगी? अमीटर में। अमीटर के बाद करंट जाएगी कॉइल में, जहां पर हमारा ट्रांसफार्मर होगा।
क्वाइल के बाद हमारी ट्रेंड बताइए कहां जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर में, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर में ही स्पार्टन आने का काम होता है, और फिर हमारे पास जो ट्रेंड जाएगी बच्चों वो कहां जाएगी, स्पार्क प्लग। सर 200 क्वेश्चन का पीडीएफ कब दे रहे हैं? अरे सर्वजीत ऑफिसर एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है दोस्त, हरा जाके देखिए ना। चलो आगे नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, पढ़िए भाई जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, पढ़िए बताओ। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्त यार, उससे ज्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दो। इंडक्शन कॉइल 6 वोल्ट और 12 वोल्ट के निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज तक बनाती है, तो बताइए वो उच्च वोल्टेज कितना है। बच्चों ध्यान रखना, जो हमारी इंडक्शन कॉइल है ना, मैंने बताया था कि वो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरी को कितना बनाती है वोल्टेज, वो 20,000 वोल्ट के आसपास बनाती है। अब 20,000 वोल्ट के सबसे आसपास का जो उत्तर होगा बच्चों, वो आपको जो लगाना है वो 25,000 लगाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में इसका सही आंसर 25,000 दिया गया है, तो आपको 25,000 टिक करना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए, देखो आप लोग के ट्रेड में ना कुछ मेजरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, हरा, तो यहां पर मैंने मेजरमेंट के भी सवाल यहां पर ले रखे। हरा, प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, 33 नंबर की चित्र में एक एक्स दिखाया गया है, आपको इस एक्स का नाम दिखाना है। बच्चों सबसे पहले ये जो दिखाया गया है ये है क्या, तो पहला इसको बोला जाता है सर माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में जो एक्स दिखाया गया, इस एक्स का नाम बताओ। सबसे पहले देखो माइक्रोमीटर में ये वाला जो पार्ट होता है सर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एनवेल, हरा, ये वाला जो पार्ट होता है सर, इस पार्ट को बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल। ये वाला जो पार्ट होता है सर, इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है फ्रेम। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो फ्रेम वाले उत्तर के साथ जाने वाला है। अरे तो चित्र में जो दिखाया गया है दोस्त, वो हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए, अगला 34 नंबर, पढ़िए जल्दी से, आंसर दीजिए। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट। भास्कर, संजय, सुबोध। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, जितने बच्चे शुरू से देख रहे हैं, आप सब लोग को मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं YouTube पे पहली बार डीजल मैकेनिक के 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या समझा पा रहा हूं तो कैसा समझा पा रहा हूं, वो मुझे जरूर सब लोग कमेंट करके बताइए, है ना। सवाल देखिए अगला क्या है, 34। फीलर गेज। बच्चों फीलर गेज क्या होता है कि पतली पतली पत्तियां होती हैं, और उन पत्तियों को हम लोग दो मिलने वाले पार्ट के बीच में रख देते हैं, है ना। जैसे कि दो मिलने वाले पार्ट है, इन दो मिलने वाले पार्ट के बीच में पत्तियां रख देंगे, और इन पत्तियों की मदद से हम लोग गैप निकाल लेंगे, है ना। तो मिलने वाले पार्ट के बीच का गैप निकाला जाता है तुम्हारा फीलर गेज की मदद से। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा जाएगा सर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर होगा डी वाला उत्तर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है। रेडियस डेज से तो रेडियस निकाली जाती है, और स्क्रू पिच डेज से बताइए क्या निकाला जाता है सर, इससे पिच बताते हैं मेरे भाई, और दोस्त मेरे इससे क्या बताते हैं, रेडियस। ठीक है, चलो आगे आइए, नेक्स्ट अगला बताइए, ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। ऐसे ही चित्र वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है कि चित्र में एक एक्स दिखाया गया है, आप मुझे बताइए इस एक्स का नाम क्या है, आंसर दीजिए। तो बच्चों 35 नंबर में एक एक्स दिखाया गया, आपको इस एक्स का नाम पूछा जा रहा है कि बताइए इस एक्स का नाम क्या है। तो ये क्या दिखाया गया है सर, ये आपको एक डायल गेज इंडिकेटर दिखाया गया है। डायल गेज, आपको पता है डायल गेज इंडिकेटर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर इसका प्रिंसिपल पूछा जाए तो आपको बताना है रैट एंड पिनियन। रैट एंड पिनियन सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना बच्चों, इसको पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये नीचे वाला पॉइंट पॉइंटर होता है, हाँ, लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे ये सर, इसको किस नाम से जाना जाता है सर, इसको बोलते हैं प्लंजर। ठीक है, तो अगर नीचे दिखाया गया है तो आपको पॉइंटर कहना है, जैसे भी आपने प्लंजर बोला बच्चा, प्लंजर नीचे वाले नहीं बोलते, थोड़ा ऊपर वाले को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा पॉइंटर। नेक्स्ट आइए अगला बताइए, अगला सवाल 35 नंबर। बच्चों 36 नंबर क्या बोला जा रहा है, एक कार्बोरेटर प्रॉपर्टी एडजस्टेड ए सी लेवल। समुद्र तल में समायोजित एक कार्बोरेटर क्या करेगा,
मान लीजिए एक कार्बोरेटर है, जो कार्बोरेटर को हमने समुद्र तल यानी सी लेवल पे एडजस्ट कर रखा है, लेकिन जैसे ही वो बताइए हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है उच्च ऊंचाई पे जाएगा तो क्या करेगा। अरे तो बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, एक बात मुझे बताइए, जब हम लोग ऊंचाई बढ़ाते हैं तो फटाफट मुझे बताओ हवा की मात्रा क्या हो जाएगी। कह देना ऊंचाई पे बढ़ाने पे हवा की मात्रा कम हो जाएगी, बोलिए हवा की मात्रा कम हो जाएगी। मेरे भाई जैसी हवा की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब मिक्सचर में ऑटोमेटिक फ्यूल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, और जब फ्यूल का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो बताइए मिक्सचर कैसा हो जाएगा, रिच। हरा आपको मिक्सचर रिच समझ में आता है? रिच बोलो बोलो, रिच समझ में आता है? रिच और लीन क्या होता है? देखो लीन का मतलब होता है कि मिक्सचर हमारा पतला है, और रिच का मतलब बताइए क्या होता है सर? रिच का मतलब होता है मिक्सचर हमारा गाढ़ा है। तो ऊंचाई जाने पे हवा की मात्रा कम हो जाएगी, हवा की मात्रा कम हो जाएगी अर्थात फ्यूल की मात्रा रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, तो मिक्सचर हमारा कैसा हो जाएगा सर? गाढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ए वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताओ। कार्बोरेटर में एक छन्नी लगी होती है, एक स्ट्रेनर लगी होती है, और आपको बताना है उस स्ट्रेनर का मेन काम क्या है ना बच्चों। आपने जो कार्बोरेटर अभी पढ़ा है ना, तो उसमें ऊपर से हवा आ रही थी, लेकिन हम लोग उस हवा को डायरेक्ट नहीं लेते, है ना। बीच में क्या लगा होता है? तो कह देना उस हवा में बीच में लगा होता है स्ट्रेनर, छलनी, जो हवा को छानने का काम करता है। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना, छानने का काम करता है। इसका मतलब पता है क्या है सर? जो भी हमारे पास हवा में डस्ट पार्टिकल होंगे सर, उन डस्ट पार्टिकल को दूर करना। तो छन्नी का यही काम ही होता है, धूल के कणों द्वारा नलिका के संभावित अवरोध को रोकना, है ना। यही तुम्हारा कह सकते हो छलनी का काम होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। चलो बताओ, फायरिंग ऑर्डर। आपने फायरिंग ऑर्डर पढ़े नहीं पढ़े? पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, फायरिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछे जाते है ना। आपसे कोई पूछे कि फायरिंग ऑर्डर क्या, इन्होंने क्वेश्चन तो बस ये पूछा फायरिंग ऑर्डर है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी कभी आपसे 3 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर पूछ सकता है, आपसे 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर पूछ सकता है, आपसे 5 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर पूछ सकता है, आपसे 6 सिलेंडर का पूछ सकता है। मतलब इन 6 सिलेंडर के फायरिंग ऑर्डर तक तो आपको ऑर्डर याद होने चाहिए। बोले भाई आप सब लोगों को ये सारे फायरिंग ऑर्डर याद है कि नहीं याद है? एक बार कमेंट करके बताइए। हरा बच्चों, 3 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होता है 132। 4 सिलेंडर का होता है 1342। 1342 डाल रखा है, ये 4 सिलेंडर का होता है। 5 सिलेंडर का होता है 124 53। 5 सिलेंडर का डाल रखा है 124 53 होता है। और बच्चों अगर 6 सिलेंडर का पूछा जाए तो 6 सिलेंडर का जो सबसे मेन होता है 153 624। फायरिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सिलेंडर के अंदर जो स्पार्क प्लग होने वाला है वो किस क्रम में होने वाला है ना। किस क्रम में स्पार्क प्लग होने वाला है बच्चों, उसी को हम फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 30 स्ट्रोक, बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक। सर सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ए वाला इसका सही आंसर होगा, सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक। बोलो फायरिंग ऑर्डर रखते क्यों है? तो कह देना फायरिंग ऑर्डर रखने का मेन काम होता है, मेन कारण होता है पावर को यूनिफॉर्म बनाना। पावर को यूनिफॉर्म बनाना, तो बच्चों पावर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ही हम लोग फायरिंग ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं इसमें, है ना। चलो आगे पूछ लूंगा, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल बहुत बेहतरीन था, लेकिन अभी क्वेश्चन आगे आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या है? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में विषैला क्या होता है? हरा जब आप ऑटोमोबाइल पढ़ते हो तो ऑटोमोबाइल में बताइए इनमें से क्या विषैला है? क्या बात है? थोड़ा एक बार सेशन तो शेयर भी करते रहो। भास्कर, देशराज, वेरी गुड, सुबोध, नारायण, क्या बात है? ऑटोमोबाइल में बताइए इनमें से कौन विषैला है? तो देखो भैया, जब भी कभी हम ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल का अपशिष्ट देखते हैं, तो ऑटोमोबाइल के अपशिष्ट में ओल्ड बेरिंग ये विषैला नहीं हो सकता, है ना। पेपर वेस्ट नहीं विषैला हो सकता, नट बोल्ट नहीं विषैले हो सकते। लेकिन जो आपने लुब्रिकेशन इस्तेमाल कर लिया है बच्चों, वो एक तरह का केमिकल या विषैला हो सकता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, बताओ बच्चों। बोला जा रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर में के थंबनेल में कितने डिवीजन होते हैं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये क्लास आपकी चलेगी मंडे टू बच्चा,
है ना। बच्चों बोला जा रहा है आउटसाइड थर्मोमीटर, ध्यान रखिएगा आउटसाइड थर्मोमीटर में जब आपसे पिच पूछी जाती है कि बताइए पिच कितनी होती है, तो कह दे रहा उसमें पिच होती है बच्चों 0.5 mm, है ना। फिर इसके बाद थंबनेल में डिवीजन पूछे जाते हैं, तो डिवीजन की संख्या होती है 50। बच्चों अगर इसका लीस्ट काउंट पूछा जाता है, क्योंकि पिच हो गया डिवीजन हो गया, अब आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है ऊपर पिच नीचे नंबर ऑफ डिवीजन। मेरे भाई निकाल के देख लीजिए तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm आता है ना। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है और इसमें डिवीजन की संख्या बताइए कितनी होती है सर, 50 होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट आइए अगला 41 नंबर। चलो पढ़े भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 को फटाफट जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर क्या होना चाहिए। बोला जा रहा है कि आंतरिक दहन इंजन में कार्बोरेटर का कार्य क्या है। कार्बोरेटर बच्चों ध्यान रखना, कार्बोरेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं कार्बोरेटर का मेन काम ये होता है कि एयर और फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करना, ये मेन फंक्शन है ना। तो आंसर क्या जाएगा, टू मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो। ये देखिए तो एयर फ्यूल रेशियो की कंट्रोल करना ये हमारे पूरे कार्बोरेटर का मेन फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है बच्चों, आपको पता है पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का अनुपात कितना होता है, तो ध्यान रखना एयर की मात्रा 15 होती है और फ्यूल की मात्रा 8 होती है, एयर ज्यादा होता है, तो एयर और फ्यूल का रेशियो 15:1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए प्रिक पंच में कितना एंगल होता है। कई बार आपको एंगल भी पूछ लेता है भैया कि बताइए इसमें कितना एंगल हो रहा है, इसमें कितना एंगल हो रहा है। 3 तरह के एंगल बहुत पूछता है बच्चों। एक तो पूछता है कि बताइए सेंटर पंच में कितना एंगल होता है। पंच ना एक तरह का मार्किंग टूल होता है, क्या होता है सर, पंच हमारा मार्किंग टूल होता है। फिर आपसे एंगल पूछेगा डॉट पंच में, और बच्चों एक और एंगल पूछता है कि प्रिक पंच में बताइए सेंटर एंगल कितना होता है। ठीक है अब सुनो, पंच को अगर आप देखिए तो पंच को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। धारकता पंच के हमारे पास कितने सिरे होते हैं सर, पंच के इस तरीके से कुछ पंच होता है, ऐसे ऐसे धारकता। अब मैं बात आता हूं पंच के मेन कितने पार्ट होते हैं। ऐसे पंच का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हेड, हरा हेड। बीच वाला जो पार्ट होता है मेरे दोस्त, उस पार्ट को बोला जाता है बॉडी, और नीचे वाला जो पार्ट होता है सर उस पार्ट को बोलते हैं पॉइंट, और इसी पॉइंट में हमारा पॉइंट एंगल लगा होता है, ये एंगल। अब ये एंगल कितना होता है तो कहना ध्यान रखिएगा, सेंटर पंच में ये एंगल होता है 90 डिग्री, डॉट पंच में होता है 60 डिग्री, और प्रिक पंच में होता है बच्चों 30 डिग्री। ये सारे एंगल याद कर लो। ठीक है तो बच्चों इन्होंने प्रिक पंच में पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर, नहीं ऑप्शन इन्होंने गलत लिखा है। प्रिक पंच में 30 डिग्री होता है, आप इसको सही कर लीजिएगा। एक आंसर सही कर लीजिएगा, 60 डिग्री आंसर नहीं सही होगा। 60 डिग्री तो डॉट पंच में होता है, 30 होगा। अब 30 और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो आप फिलहाल इसको सही कर लीजिएगा, 30 होता है, ये 101% है ना। बच्चों दूसरी बात सुन लो, ये जो पंच होते हैं ना, पंच में यहां पर पकड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग नर्लिंग ऑपरेशन भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, पकड़ को मजबूत करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नर्लिंग। ओके तो आप ऑप्शन को 30 कर लीजिएगा, क्योंकि 30 ही इसका सही आंसर होगा, और कोई उत्तर नहीं सही है। नेक्स्ट आइए, बताइए अगला सवाल फटाफट पढ़ेंगे। इंजन का बताइए इनमें से कौन सा प्रकार है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। ये चित्र में देखो एक इंजन दिखाया गया है, चित्र में एक इंजन दिखाया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिखाया गया इंजन है, आप मुझे बताइए ये कौन सा इंजन है ना, बताइए। तो बच्चों यहां पर जो है अगर इंजन की बात करते हैं तो देखो ये वी बना रहा है, और वी इंजन में ये कई बार एंगल भी पूछ लेता है, तो वी इंजन में बनाया गया एंगल या तो 60 होता है या 90 होता है, 2 एंगल बनते हैं वी इंजन में। ठीक है तो ये कौन सा इंजन है सर, एक तरह का ये वी इंजन है। डायग्राम देखकर आपको इंजन पहचानना था कि बताइए सर बताया गया इंजन कौन सा है। ठीक है बताइए अगला अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। ये कार्नोट आर्नोट भाई कौन पूछ रहा है दोस्त। हाँ कार्नोट की इंजन की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। बताओ अगला सवाल, इंजन किस तरह, ये कौन सा इंजन है। अब ये देखो यहां पर भी एक इंजन दिखाया गया है, आपको इंजन का प्रकार पूछ रहा है, तो मेरे भाई यहां पर साफ साफ देखिए 2 हमारे पिस्टन दिखाए गए हैं,
और ये दोनों पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा इंजन हो जाएगा सर? सर ये हमारा हो जाएगा एक तरह का अपोज्ड इंजन। कौन सा इंजन हो जाएगा? अपोज्ड इंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अगला, बताओ भारत में पहली मारुति कार कब लॉन्च हुई? बताइए, भारत में पहली मारुति कार फटाफट बताएंगे कब लॉन्च हुई, है ना? तो याद रखना वो समय था दिसंबर 1983, जिसमें भारत में पहली मारुति कार लॉन्च हुई थी, मारुति 800। और याद रखना मारुति 800 जो लॉन्च हुई थी, सबसे पहले जो इसका ग्राहक था वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाएगा 1983 के साथ, और डेट जरूर याद रखना दिसंबर 1983 पहली कार थी मारुति 800। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर दीजिए, बताइए क्या कहते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है मीट्रिक सिस्टम में डीआर की साइज के लिए मॉड्यूल क्या होता है? हरा बच्चों, डीआर के लिए मॉड्यूल ध्यान रखना, मॉड्यूल का एक फॉर्मूला होता है D/T। पहला फॉर्मूला होता है मॉड्यूल का, ये सर मॉड्यूल का पहला फॉर्मूला होता है D/T। और याद रखना मॉड्यूल का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1/डायमेट्रिकल पिच। 1/डायमेट्रिकल पिच ये भी हमारा मॉड्यूल होता है। दोनों फॉर्मूले हमारे मॉड्यूल के होते हैं, है ना? तो बताइए इस सवाल का सही आंसर 1/डायमेट्रिकल पिच भी होगा, ये क्या पिच व्यास बटे धातु संख्या। हाँ सही है भैया, ये दोनों हमारे उत्तर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सवाल का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट आइए 47। बच्चों कई बार ना आप लोगों से ऑटोमोबाइल में इस तरीके से संकेत पूछे जाएंगे, और पूछा जाएगा कि बताइए चित्र में जो दिखाया गया संकेत है वो क्या है। चलो आंसर दीजिए। तो चित्र में देखो एक सूचक दिखाया गया है, और आपको इस सूचक का नाम बताना है कि ये सूचक क्या है ना? बताइए। तो बच्चों यहां पर ये जो सूचक है उसका नाम मुझे बताइए। फंक्शन ऑफ इंटरकूलर पूछ रहे हैं बच्चा। फंक्शन ऑफ इंटरकूलर जो है ना वो EGR वाल्व में लगाया जाता है। मतलब ये समझो, सीधा सीधा आप ये समझो कि बीच में एक इंटरकूलर होता है जो निकलने वाली गैसों को पहले से ठंडा कर देता है ताकि NOx की मात्रा कम हो सके, है ना? तो ये हमारा कह सकते हो ये क्या है बच्चा? ये सीट बेल्ट है। क्या है? सीट बेल्ट इंडिकेटर है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए वाले उत्तर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, देख लो चाहे सीट बेल्ट है ना? आप दिखाइए ना, ये एक आदमी बैठा है, यहां से सीट बेल्ट लगी हुई है। चलो अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव क्लच है? बहुत बड़े सवाल, इनमें से कौन पॉजिटिव ड्राइव क्लच है ना? आपको पॉजिटिव ड्राइव क्लच याद है नहीं याद है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या होता है। सर पॉजिटिव ड्राइव का मतलब ये होता है जिसमें कोई स्लिप ना हो, नो स्लिप। याद रखना जिसमें स्लिप का मान क्या है सर? अगर जिसमें स्लिप का मान 0 है वो है पॉजिटिव ड्राइव। बच्चों पॉजिटिव ड्राइव में हमारी कौन कौन सी ड्राइव आती है? जैसे कि गियर ड्राइव, गियर ड्राइव में स्लिप 0 होती है। उसके अलावा चैन ड्राइव, चैन ड्राइव में भी स्लिप 0 होती है ना? यह हमारी पॉजिटिव ड्राइव है। इसी तरह से एक आता है नेगेटिव ड्राइव। सर नेगेटिव ड्राइव क्या होती है? सर नेगेटिव ड्राइव वो ड्राइव होती है जिसमें स्लिप का मान 0 नहीं होता। तो नेगेटिव ड्राइव का मतलब होता है कि जिसमें स्लिप का मान 0 नहीं हो, मतलब जिसमें स्लिप हो वो नेगेटिव ड्राइव होती है। नेगेटिव ड्राइव में बताइए कौन सी ड्राइव आती है? जैसे कि बेल्ट ड्राइव, इसमें स्लिप होती है। बच्चों रोप ड्राइव स्लिप होती है। इसी तरह से ध्यान रखना इसमें हमारा फ्रिक्शन क्लच भी आता है। बच्चों फ्रिक्शन क्लच में होता क्या है कि फ्रिक्शन क्लच में दो प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, और दोनों प्लेटों के बीच घर्षण होता है। दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है? घर्षण होता है, और इन घर्षण की वजह से ही ये आपस में पावर ट्रांसमिट करती है। लेकिन घर्षण होता है मेरे भाई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक हाई स्पीड पे चले तो इनके बीच स्लिप आ सकती है ना? इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्रिक्शन क्लच है वो नेगेटिव ड्राइव होती है क्योंकि इसमें स्लिप होती है। लेकिन यहां एक नाम ऐसा लिखा है जिसका नाम है डॉट क्लच। पता है डॉट क्लच क्या होता है? सर डॉट क्लच का मतलब ये होता है कि इसमें जो पहली प्लेट होगी उसमें इस तरह से ठांचे बने होंगे ऐसे, है ना? और इसकी जो दूसरी प्लेट होगी उसमें इस तरह से उभार बने होंगे ऐसे ऐसे। तो होता क्या है कि ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाती है। और आप मुझे बताओ अगर ये दोनों ढांचा एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो क्या कभी स्लिप हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना?
अच्छा, हालांकि आपके मन में आएगा कि ये हम लोग इंजन में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इंजन में हमेशा ध्यान रखना, इंजन में जो इस्तेमाल किया जाता है वो घर्षण क्लच इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजन को हाई स्पीड में चलना होता है। बच्चों, ये जो हमारा डॉग क्लच है, इसको किस नाम से जानते हैं सर? इसको डॉग क्लच बोलते हैं। डॉग क्लच का जो इस्तेमाल है वो हमेशा लो स्पीड में होता है। किसमें होता है? लो स्पीड। अरे इसीलिए डॉग क्लच का इस्तेमाल इंजन में कभी नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक। डॉग क्लच के साथ साथ इसका एक और नाम भी होता है, इसी को कई बार जॉ क्लच भी कहते हैं। जॉ क्लच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जबड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आइए। बताओ क्वेश्चन नंबर 49। हम लोग 49 तक पहुंच चुके। एक बार सब लोग ताली जरूर बता दो, 50वां क्वेश्चन आने वाला है। क्या बात है, आनंद आ रहा है सबको? देखो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि अभी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी पा सकते हो। अरे और सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट भी करते रहे, थोड़ा उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि जोश एकदम मेंटेन होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम ये सेशन को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, यह ऑटो साइकिल पे काम करता है, ऐसा इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है, एकदम सही। सर इसका कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 10.5 होता है, एकदम सही। हरा दहन कक्ष में स्पार्क प्लग के साथ एक इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, एकदम सही। अगला लिखा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में लो एसआईटी टेम्परेचर वाला फ्यूल होना चाहिए, गलत। स्पार्क प्लग में या यूं कहिए एसआई इंजन में हमेशा ध्यान रखना हाई एसआईटी वाला फ्यूल चाहिए, हाई एसआईटी। अच्छा, आप लोगों को एसआईटी का पूरा नाम पता है? एसआईटी का बताइए पूरा नाम पता है? तो कहना एसआईटी का पूरा नाम मेरे भाई होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ये तुम्हारा ध्यान रखना, एसआईटी का पूरा नाम होता है। ठीक है, आपको एसआईटी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पेट्रोल का एसआईटी क्या होता है, डीजल का क्या होता है? चलो बताइए जल्दी से, पेट्रोल का एसआईटी कितना होता है? 250। यानी पेट्रोल 250 पे स्वयं जल सकता है, बस वो टेम्परेचर मिल जाए स्वयं जल जाएगा। जबकि डीजल का एसआईटी कितना होता है? तो कह देना डीजल का एसआईटी होता है मात्र 210 है। तो पेट्रोल का एसआईटी ध्यान रखिएगा होता है 250 और डीजल का 210। तो देखो पेट्रोल इंजन में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं उसका एसआईटी ज्यादा है, और सवाल भी लिखा हुआ था लो एसआईटी वाला फ्यूल यूज करना है। बस सर यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आप मुझे बताइए इनमें से कौन हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है? बड़े भाई जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है? हरा देखो कास्टिंग, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, मशीनिंग नहीं है, वेल्डिंग नहीं है। डायरेक्ट ही जो अनिलिंग वर्ड लिखा है ना, ये एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग भट्टी में चीजों को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और भट्टी में ही ठंडा करते हैं, जिससे कि जॉब में सॉफ्टनेस आ जाती है, अनिलिंग। नेक्स्ट आइए, बताओ बच्चों अगला सवाल लिखा है 51 नंबर, फ्लेम हार्डनिंग किस कुंचिन मीडिया का प्रयोग किया जाता है? फ्लेम हार्डनिंग आप समझते नहीं समझते? जैसे कि मान लीजिए मुझे इस जॉब को हार्ड करना है ना, तो बच्चों इस जॉब को हार्ड करने के लिए मैं पहले ज्वाला से मतलब फ्लेम से इसको गर्म करूंगा। एक बार जैसे ही गर्म हो गया ना, तो गर्म हो जाने के बाद इसको पानी में ठंडा कर दूंगा। जैसे ही पानी में ठंडा करता हूं बच्चों, तो उस प्रोसेस को भी एक नाम से जाना जाता है सर, उसको बोला जाता है क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। तो पानी में तेजी ठंडा करने से क्वेंचिंग होती है, और बच्चों इसी को बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग में वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। देखो फ्लेम हार्डनिंग जब होती है ना, तो फ्लेम हार्डनिंग करने वाला ऐसे पीछे पानी की एक टंकी लिए रहता है, ज्वाला दिखा के पहले गर्म कर दे रहा, फटाफटा पानी से ठंडा कर दे रहा। ऑप्शन नंबर ठीक है। चलो नेक्स्ट ये लीजिए बच्चों, इन्होंने बोला है कि बताइए आप लोग इस सूचक का नाम क्या है? बताओ। नहीं, ऑयल बात गलत है बच्चा, फ्लेम हार्डनिंग में ऑयल बात नहीं यूज करते है ना। और कुछ लोग ब्राइन सोल्यूशन दे रहे थे, ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल भी नहीं करते। ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल तो उस समय करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा हार्डनेस चाहिए होती है। ओके, सवाल देखिए अगला, इस सूचक का नाम क्या है? बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग अपने व्हीकल्स में पढ़ते हैं तो ये जो सूचक होता है सर, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है ब्रेक। क्या होता है सर? ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर सी।
एबीएस, एबीएस सिस्टम भी याद कर लो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत ज्यादा पूरा नाम पूछा जाता है इसका। अरे एबीएस सिस्टम का पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ये इसका कह सकते हो पूरा नाम होता है एबीएस सिस्टम का। इसका मेन यूज होता है कि जब गाड़ियों में ब्रेक लगाया जाता है ना, तो ये गाड़ी को फिसलने से रोकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, बताओ अनिलिंग का मेन उद्देश्य क्या है, आंसर दीजिए। अनिलिंग का मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई? जब भी तभी, अच्छा आप सब लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे नंबर है? एक बार ट्राई कीजिए, नंबर लिखिए और फिर देखिए कि क्या होता है। बच्चों ध्यान रखना, जब अनिलिंग की बात करते हैं तो अनिलिंग का मेन मतलब होता है जॉब में सॉफ्टनेस लाना। ठीक है, तो अनिलिंग का क्या मतलब होता है सर? अनिलिंग का मतलब होता है जॉब में सॉफ्टनेस लाना। बच्चों सॉफ्टनेस बढ़ जाती है तो डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मशीनिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो अनिलिंग करने से ध्यान रखना, मशीनिबिलिटी बढ़ती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, तन्यता बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला होता है। ठीक है, अनिलिंग। नेक्स्ट आइए अगला, हवाई जहाज में बताइए कौन सा इंजन यूज होता है, बताओ। अगला सवाल बोला जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में कौन सा इंजन यूज होता है? तो याद रखना, जो हमारा हवाई जहाज होता है उसमें हमें अपने इंजन को ऐसा सेट करना होता है कि कम से कम जगह में ही इंजन पूरा सेट हो जाए, है ना। इसीलिए हम लोग उसमें कौन सा इंजन यूज करते हैं? रेडियल इंजन यूज करते हैं। और ज्यादातर जो हवाई जहाज होते हैं जिसमें रेडियल इंजन यूज करते हैं वो 7 या 9 सिलेंडर वाला होता है, 7 या 9 सिलेंडर वाला होता है। ध्यान रखना, हवाई जहाज में मेनली जो इंजन यूज होता है वो कौन सा होता है? रेडियल इंजन होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलो बताइए 55 नंबर सवाल, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर। निम्नलिखित में बोला जा रहा है कि डीजल में, भारत में डीजल की सीटेन नंबर क्या है? हरा, वैसे मैं बता दूं, जो हमारा डीजल होता है ना सर, जो हमारा डीजल होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उनमें से एक बताइए क्या होता है? कहना, एक होता है सर सीटेन और दूसरा बताइए क्या होता है? अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, है ना। तो अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन कह सकते हो और सीटेन, इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा डीजल, याद रखिएगा। और भारत में जो डीजल की सीटेन नंबर होती है वो 40 से 55 होती है, 40 से 55 के आसपास होती है। और 40 से 55 वाला दिखने वाला जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला आंसर हो जाएगा 52, है ना। रेटिंग, अगर रेटिंग के मामले में आए तो सीटेन को हम लोग 100 रेटिंग देते हैं, और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन को बताइए कितनी रेटिंग देते हैं? सर इसको बोलते हैं हम लोग 0 रेटिंग देते हैं। तो जब रेटिंग देने के मामले में आएंगे तो दोनों को रेटिंग जरूर याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बताइए, सीआई इंजन में अपस्फोटन की प्रवृत्ति क्या होती है? आरा, क्या कैसे बढ़ती कैसे घटती है? बच्चों ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब भी कभी एग्जाम में आता है तो हमेशा कंफ्यूज करता है। सर इलेक्ट्रीशियन का भी करवा दो, जय किशन इलेक्ट्रीशियन का मंडे को है, अब मंडे को आइए, है ना। चलो सुनो ध्यान से बच्चों, आप लोगों को मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, वो पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हर बार आप लोग के एग्जाम में बस यही पॉइंट आता है। एक एसआई इंजन को याद कर लो और यहां मैंने लिख दिया सीआई इंजन, है ना। बच्चों जो मैं पॉइंट बताऊंगा बस वही पॉइंट आएगा, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो हमारा एसआई इंजन होता है जब उसमें कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया जाता है तो याद रखना जो नॉकिंग होती है, अपस्फोटन होता है, सर अपस्फोटन के चांस बढ़ जाते हैं। एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से अपस्फोटन के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि सीआई इंजन की बात करेगा तो सीआई इंजन में जब आरसी बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा नॉकिंग के चांस यानी अपस्फोटन के चांस घट जाते हैं। ओके, तो आप लोग के एग्जाम में बस आरसी के बारे में ही पूछेगा और हर बार आपके में आरसी वाला ही ऑप्शन आएगा। सवाल में देखो कौन सा इंजन था? सीआई इंजन था। तो सीआई इंजन में जब आरसी बढ़ाते हैं तो बताइए नॉकिंग के चांस क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, है ना। अच्छा इन्होंने बोला है सीआई इंजन में अपस्फोटन की प्रवृत्ति किसके साथ बढ़ती है? इन्होंने बढ़ती है बोला है, तो उल्टा होगा, तो आरसी हमें घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है। हमें सीआई इंजन में नॉकिंग बढ़ानी है तो उल्टा रिलेशन आया है, तो नॉकिंग बढ़ाने के लिए आरसी घटाना होगा। ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? बहुत प्यारा सवाल था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए बताइए,
57 नंबर, नेगेटिव रेट एंगल इनमें से बताओ किसे दिया जाता है ना? नेगेटिव रेट एंगल किसे दिया जाता है? आप पहले नेगेटिव रेट एंगल समझो। देखो, अगर तुम्हारे पास टूल ऐसा बना है तो बच्चों ध्यान रखना, ये एंगल होता है हमारा पॉजिटिव रेट एंगल। पॉजिटिव रेट एंगल में टूल शार्प होता है। लेकिन अगर यही टूल ऐसा बना है ऐसे, और यहां से ये एंगल बनाया जा रहा है, तो बच्चों इस एंगल को बोला जाता है नेगेटिव रेट एंगल। अरे ये हमारा नेगेटिव रेट एंगल है। तो याद रखना, जितने हमारे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं उनको पॉजिटिव रेट एंगल देते हैं, और जितने हमारे सिरेमिक डायमंड टूल होते हैं, इसके अलावा कार्बाइड टूल होते हैं, उन सबको हम लोग देते हैं नेगेटिव रेट एंगल। तो डायमंड टूल, सिरेमिक टूल, वो सब नेगेटिव रेट एंगल होते हैं। तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑल नहीं बताइए, नहीं तो ऐसे में गलत हो जाएगा। हर बार ऑल थोड़ी ना सही होता है यार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आइए, 58 नंबर। पढ़ो भाई जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर। अरे पूरे के पूरे भाई 75 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करते रहो भाई फटाफट। जरूर अब तक लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देना। और मैं बता दूं, जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं डीजल मैकेनिक की, अगर आप ऐसे ही 10 सेट चाहते हैं, पूरे के पूरे 10 सेट, तो एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने पूरे के पूरे डीजल मैकेनिक के ऐसे 10 सेट सॉल्व कराए हैं। और इसी तरह से जैसे आपको अभी सॉल्व कराया जा रहा है, जब क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट बहुत नजदीक, देखो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट बहुत नजदीक है, तो बच्चों जब भी कभी हमें बहुत नजदीक में पावर ट्रांसमिट करनी होती है, तो हमेशा याद रखना वहां पर हम लोग जो सिस्टम अप्लाई करते हैं वो डियर सिस्टम अप्लाई करते हैं, है ना। जब भी कभी हमें बहुत नजदीक में पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो वहां पर बताइए कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हैं? डियर सिस्टम। इसीलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, डियर ड्राइव के साथ। अरे अभी आपने देखा था ना, कैम डियर और क्रैंक डियर लगाया था मैंने, है ना। कैम डियर कैम शाफ्ट में था, क्रैंक डियर क्रैंक शाफ्ट में था, बहुत नजदीक पावर ट्रांसमिट करनी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर हो रहा है, डियर ड्राइव। नेक्स्ट आइए, बताओ 59 नंबर, पढ़िए जल्दी से। खराद मशीन में से निम्न में से कौन यूनिवर्सल चक के नाम से जाना जाता है? खराद मशीन में बताइए इनमें से किसे हम यूनिवर्सल चक कहते हैं? आप यूनिवर्सल चक समझते हैं? ऐसा चक जो एक साथ खुले एक साथ बंद हो, है ना। तो बच्चों ये जो थ्रीजा चक होता है ना, ये एक ऐसा चक होता है जो एक ही बार में तीनों जबड़े खुलते हैं और तीनों जबड़े बंद होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको दो नामों से जानते हैं, एक तो यूनिवर्सल चक बोलते हैं इसको, और बच्चों इसी का एक और नाम भी होता है सर, इसी को बोला जाता है सेल्फ सेंटरिंग चक। क्या बोला जाएगा सर? सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाएगा, यूनिवर्सल चक और सेल्फ सेंटरिंग चक। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर होगा। बोलो, बात आपको क्लियर है ना। और ये जो चार जबड़े वाला चक होता है, इसको भी एक नाम से जाना जाता है। इसके चारों जबड़े जो है अलग अलग खुलते हैं, अलग अलग बंद होते, तो इसीलिए बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट चक। सर इंडिपेंडेंट चक अगर कोई पूछे किसे बोला जाता है? फोर्जा चक को ना रखिएगा। सर मेरा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से है, क्या मुझे सीबीटी 2 का कोर्स लेना पड़ेगा आपके बैच से? नहीं अश्वनी, पहले मुझे यह बताइए कि आप क्या एएलपी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लेना होगा ना दोस्त, है ना। ऐसे थोड़ी ना लेना होगा। देख आइए अगला, क्या जीडीसी का पेपर दे रहे हो? समझो ना बात को। बेंच वाइज का बताइए इनमें से क्या उदाहरण है। अरे आप लोग देखो, जब भी कभी आप लोग कभी वर्कशॉप पे जाइए, मेन फिटर वाली वर्कशॉप पे जाइए, तो वहां पर एक वाइस लगाई जाती है जिसको आप बेंच वाइस कहते हैं। बेंच वाइस कहते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, बेंच वाइस में थ्रेड बहुत पूछी जाएगी, तो बेंच वाइस में कौन सी थ्रेड इस्तेमाल करते हैं? तो कह देना बटरस थ्रेड का इस्तेमाल होता है बेंच वाइस में, है ना। बच्चों बेंच वाइस में एक और चीज याद रखिएगा, बेंच वाइस की कई बार आपसे पूछी जाती है कि नॉर्मली कितनी ऊंचाई पर बेंच वाइस लगाते हैं। तो नॉर्मली ध्यान रखना, बेंच वाइस जो है वो 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। बेंच वाइस एक तरह की क्लैंपिंग डिवाइस होती है, क्लैंप कर देता है, हरा। फिक्चर मत कहिए, देखो फिक्चर अलग चीज है। देखो जीड एंड फिक्चर होता है ना, तो जीड एंड फिक्चर में फिक्चर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लैंपिंग डिवाइस। चलो नेक्स्ट आइए, 61 नंबर, बताइए आंसर दीजिए। सर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड एएलपी के क्वेश्चन देश राज, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे मंडे को,
ठीक है, चलो सवाल देखिए। हाँ, अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको सीबीटी 2 का कोर्स लेना पड़ेगा। सर्वजीत 200 क्वेश्चन का पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाइए एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिए, है ना, या फिर जीडीसी गारंटी बैच ये टेलीग्राम चैनल सबको सर्च कर लो। बच्चों इन्होंने बोला है कि बताइए समूह ए को समूह बी से मिलाइए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा, है ना। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ चीजें एकदम फेमस है जो होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि जो ड्रेसिंग वर्ड है ना, ड्रेसिंग ये हमेशा ग्राइंडिंग में आता है, ग्राइंडिंग में हमेशा ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है। काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग हमेशा ड्रिलिंग में होगी चाहिए, तो काउंटर बोरिंग ड्रिलिंग में होनी चाहिए, तो ये हमारा 2। लास्ट में 4 और 2 आना चाहिए, ये देखिए लास्ट में 4 और 2 का आंसर यही है बस, हरा, तो इसका सही आंसर। और नलिन ये सब लेथ मशीन में होगी, मिलिन, मिलिन में स्लॉट काटे जा सकते हैं, है ना, तो इसका हमारा कैसे तो पहला वाला नंबर जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर हमारा सवाल का सही आंसर सी वाला उत्तर होगा, है ना। चलो अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिविटिंग के लिए किया जाता है? बहुत खास सवाल, है ना, और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा हैमर है जिसका इस्तेमाल हम लोग रिविटिंग प्रोसेस में करते हैं, रिविट बनाते हैं ना उसमें हैमर मारते हैं, है ना, तो रिविटिंग करते समय हम लोग ध्यान रखना बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। बॉल पिन, आपको पता है बॉल पिन हैमर क्या होता है? सर एक ऐसा हैमर जिसका एक सिरा जो है बॉल जैसा हो, दूसरा फ्लैट हो, एक बॉल जैसा हो दूसरा फ्लैट हो, उसे बोलते हैं बॉल पिन हैमर, और इसी का इस्तेमाल हम रिवेट बनाने के लिए करते हैं। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है, कौन सा ट्रांसमिशन यूनिट वाहन को सुचारू रूप से टेक ऑफ प्रदान करता है? बहुत बढ़िया सवाल सर, लेकिन आपके ऐप पर ओनली सीबीटी 2 का कोर्स नहीं मिल रहा है, मुझे प्लीज हेल्प करे। अश्वनी मैं एक नंबर देता हूं, ये नंबर लिखा है सामने, है ना, इस नंबर पे फोन कीजिए, उनको बोलिए कि सिर्फ मुझे सीबीटी 2 का कोर्स चाहिए तो मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों एक बात बताओ, किसी भी गाड़ी को तुरंत टेक ऑफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे गाड़ी चलानी है तुरंत तो क्या इस्तेमाल करते हैं? अरे क्लच का इस्तेमाल करते हैं। बिना क्लच की मदद से क्या कोई भी गाड़ी टेक ऑफ कर सकती है? नहीं सर, है ना, तो गाड़ी को सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, टेक ऑफ का मतलब है आगे बढ़ाना, हम लोग क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, गियर बॉक्स नहीं है, गियर बॉक्स का मतलब होता है कि जब स्पीड बढ़ानी होती है, और शुरुआत देखो लिखा टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब समझते हैं ना, जस्ट शुरुआती कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है? इनमें से बताओ कौन गियर बनाने वाली पद्धति है? गियर बनाने वाली पद्धति का नाम तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या आंसर देना चाहोगे? तो कहना भैया देखो गियर बनाने वाली, और वो भी जनरेटिंग पद्धति से, जिसमें गियर जनरेट किया जाता है बच्चों, उस प्रोसेस का नाम होता है गियर हॉबिन। गियर हॉबिन में क्या है कि हम लोग एक वृत्ताकार प्लेट में लगातार प्रोसेस करने के बाद गियर जनरेट करते हैं। कल सुबह कॉल करना अश्वनी, अभी नहीं, है ना, कल सुबह कॉल करना, गियर हॉबिन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आइए 65, बताओ 65 नंबर पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए? बच्चों बोला जा रहा है कि गियर टूथ को हार्ड बनाने की कौन सी विधि है? देखो होता क्या है कि जब भी कभी हमारा गियर चलता है ना ऐसे, तो एक दूसरे पर इंपैक्ट लोड लगाता है ना, जिसकी वजह से गियर के दांते घिस भी सकते हैं। तो गियर दांतों को हार्ड बनाने के लिए, गियर टूथ को हार्ड बनाने के लिए हम लोग एक उसमें हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सा करते हैं सर? हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। तो प्रश्न ये है कि बताओ इनमें से कौन सा गियर दांतों को हार्ड किया जाता है? तो कहना गियर दांतों को हार्ड करने का एक ही प्रोसेस है जिसका नाम है तुम्हारा इंडक्शन हार्डनिंग। ये देखो, ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल 66 नंबर सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बच्चों बोला जा रहा है 66 नंबर में, पढ़िए, गियर के पिच सर्कल से एक दांते से दूसरे दांतों के बीच की दूरी कहलाती है बैटरी। जैसे कि मान लीजिए ये गियर का दांता बनाया ऐसे, है ना, और ये मैंने बना दिया पिच सर्कल ऐसे, और ये मैंने बना दिया गियर का दूसरा दांता ऐसे ऐसे। तो बच्चों गियर के पिच सर्कल में एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी, जैसे कि ये वाले पॉइंट ले लिया,
और पिच सर्कल में ये वाला पॉइंट ले लिया, ये कौन सा सर्कल है सर, ये पिच सर्कल है। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बताइए हम किस नाम से जानेंगे सर, इस दूरी को बताइए किस नाम से बोला जा रहा है सर, इसको बोला जा रहा है पिच के नाम से, है ना। तो बच्चों हाँ, पिच में भी कौन सी पिच, सर्कुलर पिच बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अभी बैटरी चेंज होगी, आप सब लोग के लिए 1 मिनट की अंधेरा होगा। चलो, तो 66 का जो बच्चों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्कुलर पिच बोलते हैं, डायमेट्रल पिच नहीं होता दोस्त। ट्रिटी मैथ आप कहां से पढ़ के आए हो दोस्त, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताइए 67 नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे और बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर। स्टेप्ड पुली ड्राइव में का इनमें से बताओ कौन उदाहरण है। स्टेप्ड पुली ड्राइव की बात कर रहा है, आपको पता है स्टेप्ड पुली ड्राइव क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से पहली पुली ना बोलिए, एक ही पुली को इस तरह से आकार में बनाया जाता है, ऐसे, ये देखो। तो बच्चों जब भी कभी पुली में एक तरफ का डायमीटर बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, ऐसी पुली को बोलते हैं स्टेप्ड पुली ड्राइव। बच्चों स्टेप्ड पुली ड्राइव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें वेरिएशन इन स्पीड पाना होता है। वेरिएशन इन स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड में अलग अलग तरह के वेरिएशन पाने हैं, कभी कम स्पीड, कभी ज्यादा स्पीड, है ना। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो मेनली होता है बच्चों वो किसमें होता है, तो कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है लेथ मशीन में। लेथ मशीन में 4 स्टेप्ड कोन पुली यूज करते हैं, और 4 स्टेप्ड कोन पुली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लेथ मशीन में हम 4 अलग अलग तरह की स्पीड पा सकते हैं। हैंड ड्रिल में नहीं करते, हालांकि स्टेप्ड पुली का इस्तेमाल रेडियल ड्रिल मशीन में जरूर करते हैं, लेकिन हैंड ड्रिल में नहीं करते। और ना ही बच्चों हम किसमें करते हैं, सेपर और प्लेनर में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बताइए 68 नंबर, पढ़िए। हम लोग 68 नंबर तक पहुंच चुके हैं, अरे क्या बात है। अब आप लोग बस ये करना है कि जब 75 क्वेश्चन हो जाए ना, और जब आप लोग ये क्लास देखो उसके बाद ना मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, है ना। चलो, बल्बों में से किस तरह के कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। बल्ब, ध्यान रखना जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बनाया जाता है सर, टंगस्टन का बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मोर्स टेपर को या मोर्स टेपर, है ना, प्रदान किए गए ड्रिल की सीमा क्या है, बताओ। मोर्स टेपर जो है वो कहां से कहां दिया जाता है ना बच्चों, ये एक तरह टेपर है मोर्स स्टैंडर्ड टेपर। बच्चों याद रखना जब आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोर्स टेपर किन किन मशीनों में दिया जाता है, तो कहना बच्चों ये एक तो ड्रिल मशीनों में दिया जाता है, दूसरा लेथ मशीनों में दिया जाता है। ड्रिल और लेथ मशीनों में ध्यान रखना मोर्स स्टैंडर्ड टेपर देते हैं, है ना। वैसे मोर्स स्टैंडर्ड टेपर 8 प्रकार का होता है, 8 टाइप का होता है। कहां से कहां तक का होता है, तो कह देना ये टेपर होता है MT0 से MT7 तक, 8 हो टोटल। लेकिन ड्रिल में जो दिया जाता है बच्चों वो MT1 से MT5 तक दिया जाता है। ड्रिल में MT1 से MT5 तक दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सर जी बिहार एसएससी के लिए मैथ कहां से पढ़े। देखो अभी हम लोग यूट्यूब पे चला तो नहीं रहे, लेकिन एप्लीकेशन पे जो भी बैच चलते हैं आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखिए, सुपर चार्जिंग की प्रक्रिया क्या है ना। देखो सुपर चार्जिंग का नाम सुना है, सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इंजन है ना, ये रहा तुम्हारा पिस्टन, है ना। बच्चों आपको मैं बता दूं इंजन का जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इनलेट मैनिफोल्ड का मतलब आने वाला पाइप, इस आने वाले पाइप में एक कंप्रेसर लगा दिया जाता है जो अंदर आने वाली हवा की डेंसिटी को बढ़ा दे, अंदर आने वाली हवा की डेंसिटी को बढ़ा दे। तो बच्चों इसको बोलते हैं सुपर चार्जर, या ये कंप्रेसर सुपर चार्जर का। तो सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो अंदर आने वाली हवा की डेंसिटी बढ़ा दे या अंदर आने वाली हवा का प्रेशर बढ़ा दे, तो बच्चों ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है सुपर चार्जिंग करना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या है। इन्होंने बोला है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल क्या है, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ऐसे ऑप्शन दिया गया। हाँ विकास सिंह जी मैं इस बात करवा लूंगा, बिल्कुल परेशान न हो क्योंकि वो पहला एडिशन था, है ना। तो बच्चों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल का अगर एसआईटी की बात करते हैं तो पेट्रोल का एसआईटी 250 होता है, बोलो,
और डीजल का बताइए एसआईटी कितना होता है? सर डीजल का जो एसआईटी होता है वो 210 होता है मेरे दोस्त। तो आप बताओ इनमें से किसे जल्दी जला सकते हैं? तो कह देना डीजल का एसआईटी कम है तो डीजल को हम जल्दी जला सकते हैं। क्वेश्चन ये था पेट्रोल की तुलना में डीजल, पेट्रोल की तुलना में डीजल, तो बच्चों डीजल जल्दी जल सकता है, तो लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ये आंसर से हो जाएगा, लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट। चलो आ जाइए नेक्स्ट, अगला 72 नंबर बताइए क्या बोला जा रहा है? बच्चों बोला जा रहा है कि यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का इस्तेमाल, अच्छा उल्टा सवाल ये अलग है, पेट्रोल इंजन में डीजल का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पेट्रोल इंजन है और जानबूझ उस पेट्रोल इंजन में मैंने क्या मिला दिया? डीजल, तो बताइए क्या होने वाला है ना? और मेरे पास एक डीजल इंजन है, जानबूझ के बताइए उसमें मैंने क्या मिला दिया? पेट्रोल, तो बताइए अब क्या होने वाला है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एप्लीकेशन डिटेल सर जी, डब्ल्यू कुमार शर्मा, एप्लीकेशन डिटेल ये है, आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें पार्ट ए के मैंने 30 सेट सॉल्व कर रखे हैं और पार्ट बी के 10। ओके सॉरी, पार्ट ए के 30 है और पार्ट बी के 10, तो टोटल मिला के 40 सेट है। आप बस ये 40 सेट लगा लो, आपके एग्जाम में इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? और बच्चों इसके बाद ना अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर लिख दे रहा हूं, उस नंबर पे भी आप फोन कर सकते हैं, 9696 102 411। ओके चलो ये सवाल का आंसर दिया जाए। चलो बताइए, पेट्रोल इंजन में डीजल मिला देंगे, याद करो डीजल का एसआईटी मैंने कितना बताया था? 210, और पेट्रोल का एसआईटी 250। तो मेरे भाई जैसे ही आप पेट्रोल इंजन में डीजल मिलाओगे, डीजल का एसआईटी 210 होता है, तो सक्शन कंप्रेशन हो रहा था जब, तो कंप्रेशन हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बच्चों पिस्टन टीडीसी पर पहुंच नहीं पाएगा कि अंदर डीजल का टेम्परेचर 210 पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई जब पेट्रोल में डीजल मिलाते हैं, पेट्रोल इंजन में डीजल मिलाते हैं, तो वहां पर एक घटना आ जाती है जिसको बोलते हैं प्री इग्निशन। कौन सी घटना हो जाती है? जिसको बोला जाता है प्री इग्निशन। तो डीजल पहले ही जल जाएगा, और जिसकी वजह से इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा इंजन विल नॉट रन, इंजन विल नॉट रन, यानी इंजन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने डीजल इंजन में पेट्रोल मिला दिया, क्योंकि पेट्रोल हैवी होता है, डीजल इंजन हैवी होता है, तो डीजल इंजन में पेट्रोल मिलाते हैं तो 250 टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन इसका जो हमेशा आंसर आपको सही करना है वो सही करना है इंजन विल रन, है ना, विद नॉकिंग, अपस्फोटन के साथ चलेगा। इंजन विल रन विद नॉकिंग, दोनों के आंसर याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो तो बताइए आंसर क्या जाएगा? सर आंसर जाएगा यदि पेट्रोल इंजन में डीजल इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? तो पेट्रोल इंजन में अगर डीजल इस्तेमाल करते हैं तो इंजन नहीं चलेगा, डज नॉट वर्क। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा। ठीक है चलो आगे आइए, नेक्स्ट आइए, बताइए 8 माइक्रोन का मान कितना एमएम होता है? माइक्रोन को इन्होंने एमएम में पूछा है। सर ये पहली क्लास है क्या? बिल्कुल आप इसको डेमो क्लास के तौर पे ले सकते हैं। बाकी आपको 10 सेट अगर सॉल्व करने हैं डीजल मैकेनिक के, क्योंकि डीजल मैकेनिक का ये 8 सेट है और इसी डीजल मैकेनिक के 10 सेट हमारे एप्लीकेशन पे है। 8 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो बच्चों मैं पहले बता दूं कि 8 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होता है। लेकिन आपने तो एमएम में पूछा है, तो 8 मीटर को एमएम बना दो 10 की पावर 3 एमएम। तो मेरे भाई फाइनली ये 10 की पावर -3 एमएम के साथ जाएगा। हाँ -3 एमएम, बताइए कितना होगा? सर ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा 0.001। ठीक है चलो नेक्स्ट। किस ऑपरेशन में उपकरण, उपकरण का मतलब होता है टूल, आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें टूल घूमता नहीं है ना? इनमें से बोला जा रहा है वो कौन सा ऑपरेशन है, बताइए जिसमें टूल घूमता नहीं है। टूल घूमता नहीं है, आपको ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए, है ना बच्चों? मैं फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे इस क्लास को पूरा देखे हैं, ये एक तरह का डेमो सेट था जिसमें मैंने आप लोगों को पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व कराए।
ऐसे 9 सेट एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो अगर आप लोग उन 9 सेट को भी पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इसी तरह के 10 सेट सॉल्व कराए जाएंगे। एग्जाम से पहले ये 10 सेट सॉल्व करा लीजिए, पूरे पेपर इसी से फंसेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं 9696 802 411 पर, है ना। किस ऑपरेशन में टूल नहीं ढूंढता? तो मेरे भाई अरे उससे पहले ही खत्म हो जा रहा भैया, 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। प्लेनिंग, सर प्लेनिंग में टूल ढूंढता नहीं है, टूल चलता है। अरे प्लेनिंग में ही नहीं ढूंढता, अरे वाह, इन्होंने बोला था कि किसमें ढूंढता नहीं है। देखो ग्राइंडिंग में ढूंढता है, ड्रिलिंग में ढूंढता है, मिलिंग में ढूंढता है, लेकिन प्लेनिंग में बच्चों टूल ढूंढता नहीं है। प्लेनिंग में टूल ऐसे चलता है। देखो जिंदगी कह रहा है ड्रिलिंग में ढूंढता है। अरे जिंदगी कैसी बातें करते हो यार, तुम्हारा मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस तो अच्छा है बेटा, लेकिन तुम्हारा टेक्निकल अच्छा नहीं है, समझे ना। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, अच्छा हो जाएगा। प्लेनिंग प्रोसेस में टूल आगे ऐसे चलता है, खटक 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 खटक, घूमता नहीं है। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगला सवाल 75 देखिए बच्चों। 75 नंबर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए बच्चों। 75 नंबर में है कि बोर्ड से अत्यधिक तेल को स्टैम्प करने के लिए ऑयल रिंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंगों का डेप्थ बताइए। बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पिस्टन होता है ना, तो पिस्टन में रिंग इस्तेमाल करते हैं, जिस रिंग का नाम है ऑयल रिंग। बच्चों ऑयल रिंग का काम क्या है, जब वो ऊपर जाता है ना तो वो तेल का एक्स्ट्रा तेल को नीचे ले आता है स्ट्रैप करके। इसमें ये डेप्थ दिया जाता है। ये डेप्थ का नाम मान पूछ रहा है, डेप्थ कितना दिया जाता है। तो रिंडो में ये दिया जाने वाला डेप्थ 0.3 mm से ध्यान रखना 0.9 mm तक होता है। 0.3 mm से ध्यान रखना 0.9 mm तक ये डेप्थ दिया जाता है ना। इसीलिए इस सवाल का बताइए सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों आज के 75 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आप मेरी 1-2 बात आप सुनेंगे, उसके बाद जो है आप वीडियो एंड करेंगे। मैंने 75 क्वेश्चन सॉल्व कराए। जितने भी बच्चे डीजल मैकेनिक का पेपर देने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चे इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, आप लोग एक टेलीग्राम चैनल को, अभी टेलीग्राम को सर्च करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम डीजल मैकेनिक की पूरी पीडीएफ, 75 क्वेश्चन की पीडीएफ डबल कॉलम में मैं डाल दूंगा। उसको आप बाहर से प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आप इसका कह सकते हो पूरा सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद फिर ये देखेंगे कि 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही, कितने गलत। फिर नीचे कमेंट लिखेंगे। कमेंट में लिखेंगे कि मान लीजिए आपने राइट हुए 40, है ना, रॉन्ग हुए 10, तो राइट और रॉन्ग लिखेंगे। फिर नीचे आप स्कोर भी लिख सकते हैं। जब आप स्कोर लिखेंगे ना तो 1/3 की माइनस मार्किंग करके स्कोर लिखिएगा। जैसे कि 40 गुणे 8 हमारा 40 नंबर बनाएगा। सर 10 गुणे 1/3, सर ये 3.33 माइनस में जाएगा। तो फाइनली आपका जो नंबर आएगा ना वो 36.66 नंबर आएगा। तो आप इस तरह से अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन मैं बता दूं फिर से, कल यानी सैटरडे वाले दिन हम लोग फिटर ट्रेड का एक 75 क्वेश्चन का सेट सोल्व करेंगे। मंडे को, सर मंडे को हम लोग सोल्व करेंगे पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, वायरमैन ट्रेड का, है ना, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। और इसके अलावा जब हमारा ट्यूसडे आएगा उसमें भी हम लोग एक सेट सोल्व करेंगे बच्चों। वो सेट होगा 10+2 पीसीएम का, ठीक है, 75 क्वेश्चन का। ओके भाई। सर्वजीत 200 क्वेश्चन का जो पीडीएफ आप तुम कह रहे हो ना, वो ये वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जीडीसी गारंटी बैच। अरे तो जीडीसी गारंटी बैच आप इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करना। तो बच्चों जीडीसी गारंटी बैच टेलीग्राम चैनल को सर्च करना सर्वजीत, तो इसमें तुम्हें 200 क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, हरा। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं नंबर भी सामने लिख के आता हूं टीम का, आप यहां फोन करके उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। देखिए समय बार बार नहीं आता, एक बार आपके पास समय आया है, ढंग से पढ़ाई कर लीजिए और इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।